आपकी मदर का क्या रोल था, आपका बिलीफ क्रिएट करने में? क्योंकि जहाँ भी मैंने पढ़ा है, जहाँ भी सुना है वो कि उन्होंने ठानी हुई थी कि नहीं भई आप तो रेसलर बनोगे। कुश्ती में लंगोटा था ₹5। कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। दिल्ली दिखाया था एक हॉस्पिटल में बड़े में। तो डॉक्टर बोला कि अब इस बच्चे को बाहर बैठा दो। बोला मुश्किल से 6 महीने ज़िंदा रहेगा तो आप ये पैसा भी वेस्ट कर रहे हो अपने। मैं रूमेटिक अर्थराइटिस से सबसे ठीक हुआ। वो इसलिए ठीक हुआ कि मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। अगर वो पढ़ी-लिखी होती तो मैं बीमारी से ठीक नहीं होता। कहीं न कहीं कुछ न कुछ रेसलिंग में फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब जी पता है क्या है कि जो ये रेसलिंग का जो ये हुआ ना ये रेसलिंग को 5-10 साल पीछे ले गया। कैंसर है, टीबी है, बीपी है, अर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, जॉइंटिस है, जो भी बीमारी है, ये सब कोई बीमारी है ही नहीं। ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। आई डोंट बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन नेचर। फॉर्मेट हमारा सिंपल है, हम अपना बस बातें करेंगे विवेक जी, और आजकल कोई आप आजकल तो इतना अच्छा बोलते हो कि मुझे कुछ बोलने की हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो पता है क्या है कि यूज्ड टू हो रखे हैं। जब मैं पढ़ता था ना तो मैं बहुत कभी किसी क्लास में सेकंड क्लास में पास नहीं हुआ। अच्छा, बस कभी 40% नंबर आए नहीं, 50% तो दूर की बात है, 40% नहीं आते थे। अब आजकल मौका मिलता है परमात्मा की उससे, आईआईटी, आईएम जाओ आप हार्वर्ड तक जाओ, आप बाकी जगह जाओ। मगर क्या है कि हमने हालातों से सीखा है, किताबों से नहीं। किताब क्या होती है कि किताब आपको साक्षर बना देती है। शिक्षित तो आप वैल्यूज़ के हिसाब से ही बनते हो, सही बात है। जो स्टार्ट कर लोगे आप। हाँ, मुझे आप जो इस बारे में यही बात कर रहे हो, हुँ, जैसे एक बचपन में जो एक किसी बच्चे को जिस टाइप से सपोर्ट मिलता है, एजुकेशन मिलती है पेरेंट्स से, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, या फैमिली मेंबर से या आस-पड़ोस से, जो पहले फॉर्मेटिव ईयर्स हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल, उसमें जो लेसन्स मिलते हैं उसी से आज वो मतलब हमारे साथ ही रहते हैं। मतलब वैसे लोग बोलते हैं वो सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, राइट? तो आपके बचपन में जो स्ट्रगल्स थे, वो आप एक तो उनके बारे में बताइए, बट मैं जो सबसे ज़्यादा चाहता हूँ समझना कि आपकी मदर का क्या रोल था, आपका बिलीफ क्रिएट करने में? क्योंकि जहाँ भी मैंने पढ़ा है, जहाँ भी सुना है वो कि उन्होंने ठानी हुई थी कि नहीं भई आप तो रेसलर बनोगे। और एक बच्चे को ग्रो करते-करते अपने पेरेंट्स का ऐसा बिलीफ देखना मतलब कैसे किस टाइप की फीलिंग थी आपका ग्रोइंग अप? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहूँगा, खासकर जो माता-पिता हैं, खासकर माँ, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के पास रहता है। पहले 3 साल जो आप बच्चे के साथ अगर आप बिता लोगे, वही आप सोचते हो कि भई वो मेड सँभाल लेगी, दूसरा वो कर लेगा, ये कर लेगा, नहीं। पहले 3 साल बच्चे को जो बच्चा सुनता है, जो वो ऑब्ज़र्व करता है, जो वो ग्रहण करता है, चाहे वो आपके विचार हो, सब सब उसके जा रहे हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी भर उस पे इम्पैक्ट रहता है उसका। अगर वैल्यूज़ दोगे तो वैल्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा। आप फाइट करोगे, आप कुछ वैसा बोलोगे तो इम्पैक्ट वो आ जाएगा। तो क्या है कि मैं रूमेटिक अर्थराइटिस से सबसे ठीक हुआ, वो इसलिए ठीक हुआ कि मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। अगर वो हुँ, पढ़ी-लिखी होती तो मैं बीमारी से ठीक नहीं होता। हुँ। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि क्योंकि साइंस आ जाती स है दिमाग में। क्योंकि जो ये पढ़े-लिखे साक्षर हैं, मैं नहीं कहता कि पढ़ाई-लिखाई खराब चीज़ है भैया, उससे आप हुँ, कई बोलना सीख जाते हो, कुछ शब्द समझ में आ जाते हैं। पढ़ाई-लिखाई से आपको शब्द समझ में आ जाते हैं, कुछ ज्ञान हो जाता है, मगर जो ज़िंदगी का जो इम्प्लीमेंट है ना, वो आपके अनुभव से ही आता है। तो डॉक्टर ने बोला था एक बीमारी होती है रूमेटिक अर्थराइटिस। हुँ, पहले मुझे पता नहीं था कि ये बीमारी क्या है, तो मैं उँगली भी दिखाऊँगा, आज भी मेरे पैर की उँगलियाँ टेढ़ी हैं। अच्छा। तो जब मैं 3 साढ़े 3 साल का था तो ऐसे यहाँ पे दर्द स्टार्ट हुआ नीचे टखनों पे। हुँ, फिर वो धीरे-धीरे आगे घुटनों पे पता है क्या बोलते थे, बहुत हम्बल फैमिली से थे, हुँ। कि भई पेट में कीड़े हो गए हैं। हाँ, जो किसी हाँ, यहाँ से दवाई दिलाओ, वहाँ से दवाई दिलाओ। मुझे आज भी याद है कि मकान होते थे वो, आधी कच्ची, आधी पक्की ऐसे छत होती थी और एक छोटा-सा कमरा होता था, उसमें गाय भी होती थी हमारी। वहीं सो से वो मेरे भाई, बड़े भाई, बहन, मेरी माँ, हम सब रहते थे। मेरे फ़ादर साहब की छोटी सी जॉब थी, तो वो भी आते थे, वही रहते थे और उसी में चूल्हा, उसी में सब कुछ वही होता था। तो वो बोला कि भई इसको ये दवाई दे दो, इससे लूज़ मोशन हो जाएँगे, ठीक हो जाएगा। तो मुझे याद है कि मेरी माँ वो छत पे
बैठ के वो लूज़ मोशन की वो गोली देना, ये सब करना, तो मतलब कुल मिला के उन्होंने सब किया, जिसने बोला कि भई ये कर दो, वो कर दो, हर चीज़ ट्राई कर ली। हर चीज़ ट्राई कर ली। उसके पास जैसे किसी ने बोला कि भई पड़ोसी गाँव में डॉक्टर है, हुँ, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, मुझे गोद में उठा के लेके जाते। 2 ढाई किलोमीटर जैसे जाना होता, 1 किलोमीटर चले, गोद से वो कर दिया, और तब मैं 8-9 साल का था, 9-10 साल का इतना आसान बच्चा, नहीं। हुँ, आसान नहीं है, पूरा वो काम करते थे। मगर वो क्या था कि उनका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो बिलीफ कब से आया कि रेसलर बनूँगा? जब मैं थोड़ा बड़ा होने लग गया, तो क्या था कि क्रिकेट का बैट आता था 30-40 रुपए का। हुँ, इतने पैसे थे नहीं, या बैडमिंटन है या टेनिस है, ये तो था ही नहीं, ये तो कुछ आज ना भी कुछ कम है। इक्विपमेंट चाहिए, हाँ, ये तो थे, तब तो स्पोर्ट्स थे ही नहीं जो बिल्कुल। अपने इधर। हुँ, अपने इधर क्या था कि एक स्पोर्ट्स था जो बड़ा मेन था, कुश्ती और कबड्डी। हुँ, कुश्ती में लंगोट आता था 5 रुपए का। हुँ, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया, और मैंने मेरा जो घर था उसके उधर से गाँव के थोड़ा साइड में था, तब उस टाइम पे, तो मिट्टी कुश्ती हो रही थी। जो गाँव में दंगल नहीं होता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं उनको बोला कि यार वो लेके चलो, मुझे दिखा दो। वहाँ से दिख रहा था कम। अभी व्हीलचेयर ये सब अखबार वाले लिखते, इतने पैसे नहीं होते थे कि जी व्हीलचेयर ये सब अफ़ोर्ड करें, ये सारी चीज़ें। तो इस दंगल में देखा, वो पहलवानों को दूध मिल रहा, घी मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। तो काश यार हमें भी मिले। मैं ही पहलवान होता। और मैंने कुश्ती है ना, कुश्ती, कुश्ती मैंने इज़्ज़त के लिए स्टार्ट की, क्योंकि सब मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे, चिढ़ाते थे। और जो कहते हैं ना, आई एम देयर फॉर यू, वो सबसे ज़्यादा आपको मारते हैं। याद रखना कि वो सबसे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में नुकसान वही पहुँचाएँगे जो आई एम देयर फॉर यू वाले। वो देयर फॉर मिलेंगे नहीं जब ज़रूरत होगी तब। तो स कि भई ये खाना मिल जाएगा, ये हो जाएँगे, और दूसरा मुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं अगर पहलवान बन गया तो। और फिर बैठक होती थी, उसमें बात चलती थी कि भई उसने कुश्तियाँ लड़ी, वो हुँ, जीता। मेरा बड़ा भाई था, वो रेसलिंग करता था, गमिट्टी कुश्तियाँ लड़ता था गाँव के आस-पास। हुँ, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया दंगल में। तो एक मुझे लेके आया अपने कंधे पे बैठा के करके, और उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। टाँग है नहीं, रेस में नाम लिखाएगा, ये है, तुझे तो घर बाँधना नहीं चाहिए था बाहर, या पता है कि कितना झगड़ा हो गया और वो हो गया, बहुत सुना उसने। इस टाइम क्या एज रही होगी आपकी? मैं होऊँगा 6 साल का होऊँगा, 5-6 साल का। पर अभी व्हीलचेयर पे थे एक तरीके से, मतलब क्या होता है रूमेटिक सपोर्ट अर्थराइटिस चाहिए। में, मैं एक बताता हूँ आप हुँ, सबको। आम बात है, यानी कोई खाना हम खा लेते हैं और वो खाना पचता नहीं है, वो किसी उसमें चला जाता है, हड्डियों में या कहीं पे, तो खाना कहीं रह जाएगा ना, सड़ जाता है। तो क्या करेगा? या तो वो उसको पतला करेगा, उस जगह को, पतला खून, यानी खून की सप्लाई बंद हो जाती है वहाँ पे, हुँ, या तो काला पड़ जाएगा या फिर फूल जाएगा। तो जो डॉक्टरों की भाषा है, जो बता रहा हूँ मैं, कि जैसे ये जॉइंट है, आर्थराइटिस हो गया, खाना फँस गया, तो वो ये ऐसे हो जाएँगे, थोड़ा-सा अच्छा गैप आ जाएगा। गैप आ जाएगा, क्योंकि पतला हो गया खून की, हुँ, रुक गई, पतला हो गया। हुँ, फिर डॉक्टर स्टेरॉइड देंगे, कुछ होगा, दवाई खाओगे तो खून थोड़ा दौड़ेगा, लगेगा भाई ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये हड्डी आपस में करेंगे, काट देंगे, गैप बन जाएगा। तो फिर वो गैप कभी ठीक होगा नहीं, तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बीमारी 99.9% क्यूरेबल नहीं है। क्योंकि ये तो साइकिल है एक तरीके ये से। साइकिल है, मगर ये बीमारी देखो, कैंसर है, टीबी है, बीपी है, अर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, जॉइंटिस है, जो भी बीमारी है, ये सब कोई बीमारी है ही नहीं। ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। उल्लू बनते हैं तो बीमारी आ जाती है, इंसान बनते हैं बीमारी थोड़ी चली जाती है। तो वो डॉक्टर ये कहते थे कि भई यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया। जब मैं 7 साढ़े 7 साल का था, उन्होंने पैसे-वैसे लिए, घरवालों ने इधर-उधर करके दिल्ली दिखाया था एक हॉस्पिटल में बड़े में। तो डॉक्टर बोला कि, "अब इस बच्चे को बाहर बैठा दो।" बोला, "मुश्किल से 6 महीने ज़िंदा रहेगा, तो आप ये पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, अपने एफर्ट भी वेस्ट कर रहे हो।" मतलब उस भाषा अच्छा में। मतलब जिंदा ये इस बात यहाँ तक क्योंकि बात आ गई थी। क्योंकि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से मेरी आंत इस रिब्स पे आ गया, शोल्डर पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मैं अपने हाथ से अपना मुँह धो सकता था। फिर मैं खाना चबाने में असमर्थ हो गया, स्ट्रो पे आ गया। बस स्ट्रो यानी लिक्विड हाँ। दाल का पानी या दूध पियो, क्योंकि खाना। और उस अर्थराइटिस में क्या होता है, जब धूप निकलती है ना, ये सब होता है, आप उठ तो जाते हो, आँख खुल जाती है। आप सबसे खतरनाक बीमारी, आप बॉडी थोड़ी-सी हिला लो तो आप इतना चिल्लाओगे कि पड़ोसी सुनेंगे। पेन बहुत होता है। फिर जब धूप निकलेगा ना, फिर आपकी बॉडी थोड़ा-थोड़ा हिलना-डुलना स्टार्ट होती है।
फिर आप लंगड़ा के चल लो या लकड़ी के सहारे चल लो, फिर ये चीज़ें कर लो, ये वैसी है। जैसे पैरालिसिस हो गया, बाकी बीमारी हो गई, उसमें तो ये भई चलो परमानेंटली वैसा हो हुँ, गया। ये ऐसी नेचुरल टेम्परेचर के ये ऐसी हाँ, बीमारी है कि आपकी इम्यूनिटी जो इसके कुछ कहते हैं ना कि वो शरीर के हर पार्ट को वो सब कुछ कमज़ोर हो जाता है। जो जो साइंस की भाषा है हुँ, उसमें। मगर क्या था कि मैं मेरी माँ को कहता था कि पूछते थे कि भई क्या करना है? वो हालाँकि बच्चे रोते हो, कुछ करते हो मगर मेरे सामने थोड़े मुझे मोटिवेट रखते थे। बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे पहलवान बनना है। बोले, "तू बनेगा?" ठीक है। तो मतलब ऐसी-ऐसी बात करते थे। वो सोते हुए मुझे हर रोज़ वो कहते थे कि भई मेरा बेटा पहलवान बनेगा, ये सब करेगा और उस अखाड़े में गए ना हम जो एक अखाड़ा होता था, उसके मेंटर ने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया था। मैं ऐसे ही गया किसी दोस्तों के सहारे, लँगड़ाता हुआ लकड़ी के सहारे, तो उसने कहा जी क्या? मैंने कहा जी पहलवान बनना चाहता हूँ, रेसलर बनना चाहता हूँ। तो वो बहुत हँसा बोला भैया आप तो खड़े हो जाओ, खड़े नहीं हो पा रहे ये आप। बिगेस्ट हाँ, अचीवमेंट है आपकी ढंग से आप चल लिए तो। हज़ारों बच्चे आए हैं, मैंने सबको देखा है कि भई किस हिसाब से कोई चैंपियन बनता है, रेसलर बनता है, बाकी चीज़ होता है। बोला आप तो अगला जन्म लोगे तब जाके आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा जी रेसलर कौन होता है, पहलवान कौन होता है आपकी नज़र में? बोला जो कंट्री को रिप्रेज़ेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। मैंने कहा इनमें से कोई कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहा है? बोला नहीं तैयारी चल रही है और आज तक वहाँ तैयारी चल रही है। तो उस दिन वो वाक़ई टूटा था। मैंने कहा भाई यही एक्सपर्ट है। बाकी जो बोलेगा उसकी बात फिर भी आप बिलीव करो ना करो मगर ये शायद ठीक बोलेगा। तो जहदोजहद करके फाइट से डॉक्टर बोलते थे कि भई इस बीमारी में आप हड्डियों पे ज़्यादा मसाज मत करो नहीं तो हड्डियाँ ब्रेक होने लग जाएँगी अपने आप। अच्छा। मेरी माँ दिन में 12 से 15 बार मसाज करती थी। कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी एक गुरुकुल होता है जज्जर, हुँ, वहाँ से तेल मँगवाया, आयुर्वेदिक ऑयल से, हुँ। बाकी चीज़ों से इन सब से मसाज करते थे। जज्जर था या कोई तो आपकी हेल्थ कब इम्प्रूव होनी शुरू हुई? मेरे घर में जो गाय थी हमारी देसी गाय, 2.5 केजी दूध देती थी। पहले मैंने ऐसे गिलास उठाना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे फिर एक डिब्बा उठाना स्टार्ट किया, 1 केजी का डिब्बा होता था। फिर वो बाल्टी उठाना स्टार्ट किया 2.5 केजी। नेचुरोपैथी से एक डॉक्टर भी मिले हुए, 1-2 ने मुझे अच्छी एडवाइस की, एक डॉक्टर होते थे यादव, जो जिनका यहाँ क्लिनिक था, मैं से लंगड़ाई चल रहा था, तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस बड़ी अच्छी दी थी उन्होंने भी। ठीक होते-होते, रिकवर होते-होते साढ़े 11-12 साल की एज में ठीक हुआ। 3 साढ़े 3 साल से आप पीड़ित होते हो और फिर आप ऐसे 8 साल इस बीमारी से आप फाइट करते हो। जो जो डॉक्टर वो भी कहते थे उस एज में जब ब और बच्चे खेल रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं और मैं स्कूल जा रहे हैं। खेलने में भी कोशिश करता था मगर वो उतना सक्षम नहीं होता था कि भई ये स देखो बच्चा होता है, बच्चा ज़िद करता है। बच्चा कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है, चाहे कितना ही पेन हो, कुछ हो या ना हो। बुखार चढ़े, ये हो, दूसरी चीज़ हो, तीसरी चीज़ हो। तो फिर मैंने देखा और जब ये स रेसलर बनना या ये सब करना, ये वो नहीं था कि भई कोई देश के लिए खेलना या कुछ करना। वो सिर्फ़ वो सोचती कि भई शरीर अच्छा हो जाएगा, लोग इज़्ज़त करेंगे, हुँ, खाने का थोड़ा ठीक होगा, ये सब होगा, तो मतलब वो था। फिर जब अखाड़े में जाने लग गया तो फिर दौड़ के आती कि भई शरीर अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ा शरीर ठीक हुआ, फिर दौड़ थी नौकरी कि भई स अगर ठीक होगा नौकरी लग जाएगी। नौकरी कब मिलेगी? जब आप देश को रिप्रेज़ेंट कर दोगे या मेडल आ जाए कहीं पे नेशनल-वेशनल में। और तब स्पोर्ट्स में क्या है कि तब स्पोर्ट्स डिफरेंट था। उस पे भी मैं आऊँगा, वो बताऊँगा। हुँ। तो मैं हर रोज़ टूटता था, खड़ा होता था, बहुत पेन में हर रोज़ फिर मैंने चलना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट किया। जो मेरा रिजेक्शन है वही मेरा मोटिवेशन है। मैं एक कदम खड़ा नहीं हो सकता था, थक जाता था। एक कदम चलता ना, तो मेरी साँस ही साँस सब फूल फूल जाती जाती है। थी। आज मेरा स्टैमिना मेरी ताकत है। मैं हुँ, 3-3 4-4 घंटे वर्कआउट करता हूँ, नेचुरल तरीके से भागता हूँ, दौड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। फिर मैं बोल नहीं पाता था ढंग से, क्योंकि आर्थराइटिस ने वो इम्पैक्ट छोड़ा था कि टंग से सलाइवा आता था। हुँ। शब्द निकलते नहीं थे। आज भी मैं अगर अभ्यास करना छोड़ दूँ, तो मेरी ज़ुबान, मेरी जो टंग है वो तुतलाने लग जाती है, डिफरेंट हो जाता है। अब तो फिर भी ठीक है। फिर मैं बहुत शाय था, मैं ऐसे आँखों में आँखें नहीं मिला सकता था, बात नहीं कर सकता था ऐसे। तो उस परमात्मा की मेहर देखो, वही तीनों चीज़ें अब वो सारी चीज़ें उसने वही की हैं जो जहाँ पे होता। और फिर पता है क्या कि मेरा मानना ये है कि भई मैं बचपन से सोचता था, हवाई जहाज़ उड़ता था, मैं उनको बोलता था कि भई
ऐसे इस वो मिट्टी घर पे बैठे हैं हम, थोड़ा-सा आधा कच्चा, आधा पक्का, हम देख रहे हैं उसकी तरफ ऐसे वो पत्थर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मैं कहता था, मैं भाई इस बीच में ज़रूर बैठेंगे, ये करेंगे, सो सारे मज़ाक कहते थे। फिर वो कहते थे जैसे हम देखते वो कोई टीवी होता नहीं था, कोई आस-पड़ोसी के उसमें घर में होता था, तो तब कोई फ़िल्म देखते, कुछ देखते तो धर्मेंद्र साहब का कभी देखा, बच्चन साहब का, मैंने कहा यार एक चीज़ हम बोलेंगे, सुनेंगे, तो मैं ऐसी-ऐसी बातें करता था, तो सब कहते पागल आदमी, पागल है, नॉर्मली सब है। तो धीरे-धीरे मैं टूटता मगर उसकी बातें मुझे ना गलु ऐसे काम करती जैसे टॉनिक। जैसे आपको याद आता आप उसको वो मुझे हर पल याद रहता था। माइंड में वही बातें घूमती थी। देखो याद रखो, किसी के 2 शब्द आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मगर उसके शब्द मुझे प्रेरित करते थे और पता है क्या है? मैं हर जगह रिजेक्ट होता हूँ, आज भी। मैं कहीं-कहीं जाता हूँ, रिजेक्ट होता हूँ और फिर मुझे है ना मैं ठान लेता हूँ कि भई इस चीज़ को तो करना ही करना है और मैं थोड़ा पागल हूँ, बीइंग नॉर्मल इज़ बोरिंग, बी क्रेज़ी फॉर एवरीथिंग। जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हँस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है छोटा है। और जिस पे ज़माना हँसता है, इतिहास वही रचता है और इतिहास है ना पागलों में से कोई रचता है। सही बात है। समझदार तो बैठ के पढ़ते हैं कि भई उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। आप वो कर सकते हो जो आज तक आपने किया नहीं और हमारी कोई सीमा है, तो ये सिर्फ़ हमारी सोच की सीमा है कि भई हमारी कोई सीमा है। हम वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो हम सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं और हम वो सोच सकते हैं जो आज तक सोचा नहीं। वो कहते हैं ना कि मुसीबतों से ही बनती है ज़िंदगी हमारी। जो चट्टानों से ना टकराए, ना उलझे, वो झरना किसका? तो इस दुनिया में क्या है कि जब तक आपके सामने ऊँचा, नीचा, उठा-पटक ये सब नहीं होगा ना, तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं। ज़िंदगी का पहला कपड़ा क्या होता है? लंगोट होता है। कोई जेब होती नहीं। आखिरी कपड़ा कफ़न होता है, उसमें भी जेब नहीं होती। ना ले कुछ जा क्या ले सकते। जाओगे? आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना, कोई लेगेसी छोड़ते हैं, वही वही फिर रह जाती है। बाकी तो सब यही है। वो पोरस जैसे चले गए, सिकंदर जैसे चले गए, तो आप और हम कहाँ हैं? सही बात है। तो स धीरे-धीरे उस चीज़ों ने मुझे मैं ये बीच की थोड़ी-थोड़ी बता रहा हूँ क्योंकि वो तो बहुत लंबा वो है। फिर मैं सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं, खेलने एक मैं आपको ये पूछना है, आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ थी, जिसकी वज़ह से आप ठीक हुए? क्योंकि साइंटिफिकली तो वो बोलना मुश्किल है। अब मैं आपको बताऊँ जी, हुँ, आई डोंट बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन नेचर। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो ह्यूमन माइंड नहीं कर सकता, जो इंसान कर नहीं सकता। कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ़ इसको कन्विंस करने की ज़रूरत है। ये कन्विंस हो गया तो ये कन्विंस हो जाएगा और ये कन्विंस तब होगा जब शरीर में ताकत होगी। इनका तालमेल है, कोई ये कहेगा कि भई माइंड से तो ये हो जाए फिर सब कुछ हो जाता है, नहीं। बॉडी और माइंड साथ में काम करते हैं। एक बटन लगवा दिया, एक ट्यूबलाइट है वो जलेगी तब, जब बटन दबेगा तभी ट्यूबलाइट जलेगी। बगैर ट्यूबलाइट के बटन भी कुछ नहीं है और बगैर बटन के ट्यूबलाइट भी कुछ नहीं है। बहुत से बोलते हैं ना कि जैसे मैं ही बोलता हूँ, "भई जैसा खाएँगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएँगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी जैसी संगत वैसी रंगत।" तो मगर याद रखना, आपके शरीर में ताकत है, तो आपका दिमाग सोचेगा आप वो काम कर सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ पहले ही ट्रेन करनी पड़ेगी। ये मेंटल हेल्थ वाला तो आज अभी चला है ना ये बात, तो पहले हुँ, मेंटल हेल्थ बिल्कुल। क्या होता था? हुँ, हम तो उस दौर से आए हैं, घर में घरवाले पीटते थे, हुँ, फिर बाहर पड़ोसी पीटते थे, हुँ, स्कूल में मास्टर पीटते थे, हुँ, फिर घरवाले पीटते थे। हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, एंग्ज़ायटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। हाँ, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ था अब कि भई अब मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक मिला बहुत देश का रिनाउंड आदमी, रिनाउंड इंसान है, नाम तो मैं लूँगा नहीं, स दोस्त है, आप भी हँसोगे। बोला यार मैं कई दिन से परेशान हूँ। मैंने क्यों? बोला मेरा कुत्ता डिप्रेशन में है। कुत्ता अब मैं सोचा यार इसका क्या करूँ बताओ? वो खुद बोलता, दूसरी चीज़ बोलता। मैंने कहा अच्छा, कैसे पहचाना भई आपको कुत्ता डिप्रेशन में? फ्लाइट में साथ की सीट थी। मैंने कहा तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोला वो खाना-वाना खा नहीं कर रहा, वो सही बिहेव नहीं कर रहा। मैंने कहा सही बिहेव तो आप भी नहीं कर रहे हो। क्यों? मैंने कहा ये कोई बात होती है? ये डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में, तो क्या है जी? शिवाजी महाराज को उसकी माँ ने 13 साल की उम्र में बड़ा योद्धा बना दिया। तो माँ का योगदान बहुत रहता है। माता-पिता को ये समझिए कि उनकी गोद में है, उनकी कोख में है ना माता-पिता और शिक्षक, टीचर, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इनकी कोख में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। अगर ये सही आपकी परवरिश करते हैं, सही तरीके से आपको सिखाते हैं, तो देश पता नहीं आगे पहुँच जाता है। वही एक डॉक्टर खराब निकला क्या होगा? 50 आदमी टाइम से पहले पहुँचा देगा। एक इंजीनियर खराब निकला क्या होगा? एक पुल बनाया, 50 आदमी को वो गए चला गया।
एक टीचर खराब हो गया ना तो देश की फाउंडेशन खराब कर देगा। उनमें से जो बच्चे जहाँ जाएँगे ना, वो वो सारे वो होंगे। सैकड़ों को नुकसान करेंगे। वो प्लेग की तरह फैल जाएँगे। ऐसे ही माता-पिता हैं। अगर वो संस्कार नहीं दिए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि वो खाली आप उस बच्चे का नुकसान नहीं कर रहे हो। उस बच्चे की ज़िंदगी जिससे भी टकराएगी, उन सब का आप नुकसान कर रहे हो। जिसको भी टच करेगा, जिससे बात करेगा, जहाँ भी जाएगा। जेंटलमैन पढ़ाई-लिखाई करने से जेंटलमैन नहीं होते। हमने क्योंकि मेरे को ले आया था, उसने हमारी शिक्षा पद्धति चेंज कर दी थी। हुँ, अब आजकल के बच्चे क्या है कि जो उनको सूट-बूट में दिखेगा, वो कहेंगे जेंटलमैन। जो घर में धोती-कुर्ता पहन रखा है, उसको जेंटलमैन नहीं समझेंगे, फादर को या किसी को। तो वो सोच का फ़र्क है, सारी चीज़ों का फ़र्क है। अब हम कितने बड़े स्कूल में डाल दें, कितनी बड़ी चीज़ें कर दें, बच्चे को सिर्फ़ बेसिक सुविधा दो। 10 साल तक उनके दोस्त बनो, उनको सिखाओ, सब करो। 10 से 18 तक उनके शिक्षक बन जाओ कठोर। जो बहुत से बोलते हैं ना कि जी वो सब कर रहे हैं। मैं विवेक जी एक बात कह रहा हूँ बड़ी उससे, आप शिक्षक को, टीचर को उसकी छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। ये सब फालतू की बात है कि मैं कहता हूँ कि हम हमारी जो डीएनए है बगैर दबाव के, बगैर प्रेशर के, बगैर डंडे के काम नहीं करेगा, चाहे वो मैं हूँ, कोई दूसरा भी है। जब तक वो चीज़ें प्रेशर नहीं आएगा ना, मैं काम करूँगा, सिखाने से प्यार से मैं काम कर लूँगा, मगर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई उतना उतना उसका प्रेशर नहीं। इसीलिए बच्चे स्ट्रेस में, उसमें मैंने आजकल मुझे मौका मिलता है वर्ल्ड वाइड जाने का, घूमने का, ऐसा मैं बहुत निचोड़ बता रहा हूँ। आजकल स्कूलों में किसी को डाँट दूँ ना, तो वो भी हाँ, हो अभी जाता तो है। कंप्लेन आती है हाँ, पेरेंट्स का, ये सब बड़े पंगे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अनचाह मत वो करो। अनचाह कि भैया ये है कि आप फालतू में कुछ कर रहे हो, वो नहीं, सही चीज़ है उसमें। और माता-पिता का जो योगदान है, वो योगदान तो चाहे कितना ही कुछ हो जाए। जैसे अब आजकल बच्चे हैं सारे 90% से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं। मेरे नेफ्यूज़ देखो, कोई भी देखो, हम तो नॉर्मल थे। फेल एक बार फेल हो गए थे तो किसी पड़ो रोल नंबर देख के लिख दिया, क्योंकि फेल होते थे। मैं विवेक जी हम उस परिवार से आए, एक बार मेरे फादर साहब कहीं जा रहे थे। उसने बोला रिज़ल्ट कब आएगा? कल आएगा। वो 2 जूतियाँ निकाल के मारी। मार क्यों रहे हो? कल रिज़ल्ट आया, कल मैं यहाँ हूँ नहीं। तुम्हें पता है कि क्या करेगा ये? तो फेल हो गए तो किसी का रोल नंबर देख के लिख दिया दूसरे का। अब देखा तो भई उस दिन तो ठीक है भई चलो पास हो गया। फिर देखा यार इसके तो 55-60% नंबर आए हुए हैं। ये तो ला नहीं सकता, ये तो किसी और हाँ, का है। ये तो बहुत ज़्यादा हो हाँ, बहुत ज़्यादा हो गए। वो फिर 3 दिन बाद बहुत ज़्यादा पिटे थे। क्योंकि किसी दूसरे ने पहले हाँ, अखबार में से रोल नंबर आते थे हाँ, कि भई कोई अखबार आ गया उसमें रोल नंबर होते हाँ, थे। कि कौन मार्क्स पास, वगैरह कौन फेल, हाँ, कौन ये। तो मैं कह रहा हूँ कि किताबों से आप साक्षर बन सकते हो, वैल्यूज़ से आप शिक्षित बनते हो। तो वो शिक्षित बनाने का काम मैंने माता-पिता से, मेरी माँ से, आस-पास के माहौल से, जॉइंट फैमिली से, पड़ोसियों से, सबसे बहुत सीखा। क्या है कि मेरी माताजी मुझे बचपन में एक चीज़ समझाती थी कि भई दूसरे का पैसा उसका पैसा है, दूसरी बहन-बेटी हमारी बहन-बेटी है। तो बाकी चीज़ ये तब से ऐसी बैठ गई हैं कि हम कहीं भी जाएँगे, वो हमारे डीएनए में घुस गई हैं कि भई बचपन से जो चीज़ सीखी ना। हुँ, और मुझे आज भी याद है कि वो बहुत काम करते थे खेतों में। वो मुझे ले जाते और एक जो वो सिर पे वो चुनरी ओढ़ते ना, उसमें पेड़ के बाँध के और उसमें मुझे लिटा देते। मैं झूल रहा हूँ, ये हुँ, चीज़ें कर रहा हूँ, हुँ, वो चीज़ें कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं, चाहे बुखार है, कुछ भी है। हुँ, तो क्या है कि अगर वो बहुत समझदार होते, बहुत सही चीज़ करते, तो वो हर रोज़ डॉक्टर के खड़े रहते, हुँ, सारी उनकी सलाह मानते, सारी चीज़ मानते। आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, हुँ, क्योंकि वो कई कई मैटर ऐसे कि डॉक्टर ही ठीक करते हैं। हुँ, बाकी क्या है कि मगर नेचर से, प्रकृति से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं। जो मैं ठीक हुआ हूँ, मैं प्रकृति को, नेचुरोपैथी को, इन सबको करूँगा। अच्छे-बुरे इंसान हर जगह हैं। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे सही हैं या वहाँ पे गलत हैं, मगर एक मेरा मत मानना ये है कि भई गलत कोई नहीं है, सब अलग। सबका सोचना अलग है। जब 2 बहन-भाई हैं, उनकी सोच अलग है, तो तो किसी की भी हो तो सकती किसी की भी है। सोच अलग हो सकती है, उनका पहनावा, उनका खाने-पीने का तरीका अलग हो जाता है, तो हमारा भी हो जाता है। तो हम स्पोर्ट्स जो स्टार्ट करते थे ना इंडिया में, स्पोर्ट्स का क्या बताऊँ मैं आपको कि इसलिए स्टार्ट करते थे कि भई शरीर अच्छा हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद बहन की शादी, भाई की पढ़ाई। ये करते-करते 80 फिर ये जाएगा, ये रहेगा, फिर पॉलिटिक्स। तो 90% टैलेंट, 95% टैलेंट वेस्ट हो जाता था। 2, 4, 5 बचता था, उसमें से इक्का-दुक्का मेडल आ गया, तुक्का लगा तो बड़ी बात थी। हमारा 25 जनवरी 1984 को साई स्टार्ट किया था, हुँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्यों स्टार्ट किया था?
कि अब 1982 की लेगेसी को आगे लेके जाएँ। बिल्कुल, एशियन गेम्स एशियन हुए थे, गेम्स हाँ, दिल्ली में। तो साई ऐसा स्टार्ट हुआ कि आम खिलाड़ी को या आम परिवार को तो पता नहीं था साई क्या है। वो अधिकारी, वो जो उस पे बैठे वो सारे क्यों कहते हैं कि भारत में हर शाख उल्लू बैठा है। वो सारा पैसा वहाँ जाता रहा, अपने जान-पहचान वाले आते रहे, दूसरे आते रहे, तीसरे आते रहे, तो उसने स्पोर्ट्स तब खेल मंत्रालय ने स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने। मगर उससे उसका समाधान बहुत कुछ हुआ। आप एक देखिए विवेक जी, नीम के पेड़ में आप दूध, शहद, घी कितना ही डालिए, है मगर तो नीम का ही पेड़। वो मीठा नहीं होगा क्योंकि वो उसकी वो फितरत वही है। हुँ, तो दूध स्टोर जो एक वो दीमक लग जाएगा ना, वो बड़ा बहुत देर से साफ होता है। अब स्पोर्ट्स फिर भी बहुत चेंज हो गया है। हुँ। स स तो मतलब आपको जब आप अपना रेसलिंग जब आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हुई, रेसलिंग करना शुरू करे, तो आपको लगा कि कुछ मिनिस्ट्री के लेवल से या फेडरेशन से कहीं सपोर्ट में कमी रह गई या कुछ सपोर्ट नहीं मिला? कैसा रहा आपको जर्नी? बिकॉज़ आप नेशनल लेवल पे थे। अब मैं बताता हूँ हाँ। विवेक जी, हुँ, मैं पहले छिप के बच्चों को देखने लग गया जब मैं थोड़ा ठीक हुआ। हुँ, वो अखाड़े में खेलते थे ना मिट्टी में, हुँ, और अखाड़ा ऐसे ही होता था। हम तो हमारे पास तेल लगाने के जो वो होते थे ना वो पैसे नहीं होते थे। तो बच्चे जैसे खेलते हैं ना, उनके जाने के बाद में वो अपना वो स्कूल वाला एक बुरशेट होता था हुँ, सफ़ेद, वो निकाल के उसमें मैं वो खेलता था। एक बच्चे ने एक दिन पीछे से पुश कर दिया, फ्रैक्चर हो गया, इतना कमज़ोर था। उसको ठीक करने में फिर 4-5 महीने गए। फिर धीरे-धीरे मैं जाने लग गया। मेरे बड़े भाई थे, वो पहले दूसरे अखाड़े में स्टार्ट किया, मेरे पड़ोस में होते थे, कल्याण जी, पहलवान जी, उनके उधर स्टार्ट किया, फिर भाई के उधर स्टार्ट किया कि महाराज जी का अखाड़ा था। उस इंसान का भी पंडित सतुरी महाराज उनका नाम था। हुँ, बहुत डिवोशन है, मतलब बहुत कॉन्ट्रिब्यूशन है मेरी लाइफ़ में। हुँ। तो ऐसे जाने लगे, पहली कुश्ती मैंने ₹1 की खेली। अच्छा, ₹1 की? ₹1 की मेले में। मेले लगते थे गाँव में, हाँ जी। जिसमें से हम भुट्टा खा लिया, पकौड़े खा लिए, समोसे खा लिए, सब देख लिया। और ₹1 कुश्ती में वो सामने वाला जो पहलवान था उसने इतने घुटने मार दिए, वो कर दिया और मैं कुश्ती हार गया। और पूरी रात मेरी माताजी वो तवा रख के रुई से मुझे सेंक रही हैं, और मुझे सुना रही हैं, "एक दिन में तू दारा सिंह बनेगा, एक दिन में तू गामा पहलवान बनेगा, एक दिन में करेगा।" समझ रहे हो? तो हाँ, फिजियोथेरेपी वही होती थी। हुँ, पुराना गुड़ हो गया, वो बाँध दिया, से एक रोटी एक साइड से वो सेंक दिया, फिर उसपे तेल लगाया, हल्दी लगाई और वो बाँध दी। यही यही फिजियोथेरेपी होती थी। फिर धीरे-धीरे मैं आ गया, मैं ₹1 कुश्ती आ रहा, तो मुझे उस पंडित जी ने ₹1 दिया, सतगुरु महाराज महाराज जी। अगले दंगल में मैं गया, हम 2 कुश्ती हार गए। उसने मुझे ₹2 दिए। तो मैं सोचता था, वाह यार! कुश्ती हारने में पैसे मिलते हैं। मुझे पता नहीं था। किसी दंगल में मैं 2 कुश्तियाँ जीत गया। तो अब मैं खुश था कि भई 2 कुश्तियाँ जीत गया। वो ₹5-5 कुश्ती थी, उस टाइम हो गई, ₹10 तो यहाँ से मिल गए, अब वो भी देगा मुझे तो। हुँ, वो तो यही सोचते थे। हुँ, तो 5-10 वहाँ से मिले, तो मैं देखा तो वो मैंने कहा जी मैं कुश्ती जीत गया। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने मुझे इग्नोर सा कर दिया। फिर बात चले फिर मैं कुछ बात करने की कोशिश करी, फिर इग्नोर कर दे। फिर उसका सिर दबाते थे। मैंने उसे बोला, महाराज जी मैं हार रहा तब तो आप पैसे देते हो। मैं जीत जाता हूँ तो तो इग्नोर कर रहे आप थे। इग्नोर कर देते हो। हाँ, एक द वो उसके बाद एक दंगल और आया। एक कुश्ती में वहाँ जीत गया। मैंने उसको बताया कि मैं कुश्ती जीत गया। अच्छी बात, ठीक है, एक्सरसाइज़ करो। फिर एक दिन मैं अकेला उनका सिर दबाता था, पैर दबाता था, तो सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मेरी वही करते थे। विवेक जी जिस अखाड़े से मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया ना, 300 बच्चे जाते थे। 300 में सबसे कमज़ोर मैं था। और एक बड़ा फैक्ट देखो, 300 में से 2 बच्चे सिर्फ़ नेशनल खेले और 1 देश के लिए खेला। कंट्री को रिप्रेज़ेंट किया वो मैं था। और मेरी सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे वो, बहुत बेइज़्ज़ती करते थे। "तू तो कुत्ते-आगू है।" भैंस-गाय का होता तो उपले बना लेते। वो जो हुँ, होते हैं ना गाँव में हुँ, जो हुँ। गोसे जिसको हाँ जी, बोलते हैं। हुँ, तो मैं सोचता पता नहीं क्यों, मगर फिर मुझे पता लगने लग गया बाद में कि भई ये क्या करता है ये आदमी। उसने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कर दी, शादी नहीं की, कुछ नहीं किया। ना कभी फ़ोटो खिंचवाएगा, ना कभी वो टीवी पे आएगा। मैं उसकी आधी बातें, उसकी आधी मेरी माताजी को रिफाइंड करके बात बताता बोलता हूँ मैं, सच बताऊँ तो। बहुत सीखा मैंने उससे। फिर उसने बोला कि बेटा आप जितनी हार देखो, जीत देखोगे ना, जितनी हार देखोगे तो आगे जाके आप हार भी देखोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जीत जीत देखते गए ना खाली, आगे हार देखोगे तो फिर आपका ही मनोबल तोड़ेंगे। बोला देखो,
मन सबके पास होता है मगर मनोबल किसी-किसी के पास होता है। और साधक वो नहीं है जो मन से जीता, साधक वो जो संकल्प से जीता है। तो ज़िंदगी में स ये वहाँ से वो ग अगर आप पूरे हमारे बाल कटे रहते थे, एक चोटी होती थी सिर्फ़ और मेरी तो दीपावली पे किसी ने वो टोना-टोटका इतना कर दिया चोटी जड़ से उखाड़ रखी है। कोई छोटा होता था जैसे कमज़ोर था वो हाँ, दीपावली में फाड़ लेते थे, कोई कैंची भर गया इसमें, हाँ, कोई कपड़ा काट ले गया, तो गाँव में तो यही होते थे हाँ, सारे। तो ये सब बहुत देखे हैं, बहुत झेले हमने। फिर थोड़े बड़े हुए तो हर चौराहे से उठा के खाता था मैं, जो चौराहे पे सब नहीं रखते थे, उस घर पे तो इतना मिलता नहीं था खाने का। हुँ, तो दीपावली पे, त्योहार पे वो वहाँ पे गुड़ रखते, दलिया रखते, मिठाई रखते, तुम्हें पता है वो कोई रख के जाता, वो थोड़ी दूर जाता, उसको उठा के फिर हम 2-3 बच्चे होते थे, हम खा लेते। हाँ, मंदिर पे कुछ पैसा चढ़ता, वो पैसे को ले लेते। अभी आजकल बच्चे डाइट की उसकी बात करते हैं। एक बैंक होता था, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा ताकत होने लग गई, हुँ, थोड़ा बड़ा होने लग गया, ऐज में भी, शरीर भी। फिर मैं ताकतवर हो गया, फिर पहले तो घरवाले सपोर्ट कर रहे थे इधर-उधर से, आधा केजी दूध पूरे परिवार में आता था, तो उसमें से भैंस-वैंस दूध नहीं देती थी तब गायें। मैं उसमें से आधा पी जाता, पानी डाल देता था। वो बोलते दूध बहुत पतला आ रहा है, मैंने कहा उनसे पूछो भैया जो जो दूध वो कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, किसी का वो कर लिया। फिर मैं थोड़ा बड़ा होने लग गया, मेरी कुश्तियाँ होने लगी तो हर घर से मेरे लिए दूध आने लग गया। आस-पड़ोस से। आस-पड़ोस वाले घी देने लग गए। जो ₹100 कमा रहा है, वो मुझे 5-10 रुपए दे रहा है। मेरी कुश्तियाँ होती हैं आस-पड़ोस के गाँव में, वो अपने बैलगाड़ी में, साइकिल पे, ट्रैक्टर किसी-किसी के पास होता था, उसमें मेरी कुश्तियाँ देखने जाते थे। तो फिर धीरे-धीरे टाइम आया कि वेट ज़्यादा बढ़ गया, फिर मैं पता नहीं होता था हमें तो सब जूनियर क्या, सीनियर क्या, वेट क्या कुछ कैटेगरी क्या है ये क्या सब? वेट कैटेगरी क्या। हरियाणा के उधर खेले तो उधर स्टेट में जूनियर में वो आ गया, फिर एक पोज़ीशन आ गई, फिर दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली स्टेट खेले, फिर ये खेले, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे भी अखाड़े में बहुत वो होते थे, जैसे सुशील में, योगेश्वर, ये मुझे पता नहीं था क्या ग्रीको रोमन स्टाइल, क्या फ्री स्टाइल। तो वो एक पहलवान जी होते थे सतपाल, इन्होंने कईयों ने बोला कोचों ने कि भाई आप एक काम करो, 96 केजी में वो है तो आप ग्रीको रोमन खेल लो। मैंने कहा वो क्या होता है? इससे ऊपर ये फिर कई पहलवान मजाक करते थे कि भाई हाथों में ताकत तब बनती है जब आप पत्थर पे हाथ मारोगे, पेड़ों पे मारोगे। गाँव से आधा पता नहीं था। मैं एक्चुअली पत्थरों पे हाथ मारता था, पेड़ों पे हाथ मारता था। वो हाथ फट जाते सारे मेरे सामने, बाकी मज़ाक करते, मेरे सामने चुप हो जाते। पता क्या कहते? ताकत बन रही है। तो क्या हुआ कि वो स्टेट आया, नेशनल आया ना, मैं आज भी बताऊँ मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं हार्ड वर्किंग इंसान। बाकी 1 घंटे में सीख लेंगे, मैं गधे की तरह उसको 3 दिन में सीखता था। अब भी वही काम करता हूँ लेकिन मगर वो मेहनत पूरी है। मगर हार्ड वर्क टैलेंट को हमेशा बीट करता है। तो स्टेट नेशनल आया ना, पता है मैं कोई कुछ नहीं किया, मैं जिसके भी हाथ मारूँ गिर जाऊँ। वो कहते थे यार हमने तो मज़ाक में ऐसे बोला था, तुमने तो तो बना लिया तूने क्या? सीरियस ले लिया यार। हाँ, और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे एक कोच ने बोला था कि एक काम करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कमजोरी छिप जाए। तो मेरे हाथों में ताकत थी, मैंने उनकी और ज़्यादा एक्सरसाइज की, मैं 2800 डंड मारता था। 2800। हाँ, लगातार हाथ रख के उठा नहीं सकता था हाथ, क्योंकि वो पीछे कोच डंडा लेके खड़ा होता था, भाई होता था। नाक बह रहा तो एक हाथ से बह रहा है। ऐसे मारता था, मार देता था थोड़ी देर में। मैं आज भी 1000 सिटअप्स मारता हूँ 10 मिनट में, सुबह उठ के। तो वार्म अप होता तो मेरा, वो एक्सरसाइज हुँ, नहीं है। हुँ, तो वो मारता, 1 गिलास घी पीता सप्ताह में 2-3, बाकी खाता। आज भी मैं दूध, घी, मीठा सब कुछ खाता हूँ दबा के, ये सब करता हूँ। तो वो अलग वो वर्कआउट है, तब दिशा नहीं थी। अगर दिशा सही हो ना, तो एक दीपक भी सूर्या काम करता है। ना दिशा थी और ना दशा थी। पता नहीं था कि करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या कुछ होना है। तो धीरे-धीरे कहते हैं ना ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। वी मैच्योर विथ डैमेज नॉट एज। कहते हैं ना कि अगर आप में हुनर होगा तो भैया ज़माना अपने आप कदर करेगा। एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊँचे नहीं होते। तो अगर आप सही तरीके से वो करोगे ना, तो तभी आपका वो होगा। और पागल बन जाओ। अगर आपको कुछ करना है ना, तो बिखरे जी। अगर आप बहुत समझदार बन के ज़िंदगी में आगे जाने की कोशिश करोगे ना, नहीं जा पाओगे। दुनिया कुछ भी बोले, बोलते रहने दे। आज भी अगर हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, 139 करोड़, 99 लाख, 99,999 बोलेंगे नहीं काम ऐसे होगा और मेरे यहाँ से आवाज़ आई ऐसे होगा। तो आप मैं तो वैसे वहीं ही जाओगे। करता हूँ। मैं क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका वो अलग है। और मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ, मेरा जब से समझदार हुआ कि भई मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान? नथिंग एल्स। मैं नहीं बोलता सरकार ने क्या किया, फेडरेशन ने क्या किया। फेडरेशन सरकार क्या थी मैं बताऊँ आपको? हम फेडरेशन में जाते थे तब, आ जाते हो यार, यहाँ से टूटे हुए, यहाँ से फूटे हुए, जेन्युइन करते थे।
कि वो नेशनल खेल रहे हैं जी, स्टेट खेल रहे हैं जी, क्या हुआ जी, पैसा क्या हुआ, ये सब आ जाते हैं और माँगने। फिर एक टाइम वो आया कि मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना, पहला मोटिवेशनल स्पीकर बना। देखिए, मेरी जर्नी है ना, ये कोई खिलाड़ी की नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मेरे से बहुत बड़े-बड़े रेसलर थे, हैं और आएँगे। बहुत बड़े-बड़े एथलीट थे, हैं और आएँगे। मगर हमें इग्नोर किए, वो आगे नहीं जा पाएँगे। समझे ना जी? हुँ, तो नमक एक ऐसी चीज़ होती है कि आप सब्ज़ी में नहीं डालो, तो आपको हुँ, पता चलेगा। ज़्यादा है तभी पता नहीं चलेगा, मगर उसकी महसूस ज़रूर होगा यार कि इसमें नमक कम है या ज़्यादा है। तो मैंने उस स्पोर्ट्स को है ना, मैंने स्पोर्ट्स को नहीं खेला, उससे मोहब्बत की। मैं इस एज में स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। मैं प्रोफ़ेशनल रेसलिंग में मजबूरी में आया था। वो बताऊँगा कि मुझे थोड़ी पता था कि हुँ, प्रोफ़ेशनल क्या उसमें है, क्या है? हाँ, एमेच्योर क्या है। हुँ, अब मैंने एमएमए टर्न किया है। हुँ, मैं इंडिया से फर्स्ट मेल रेसलर हूँ जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न हुँ, किया और इस एज में एमएमए करने वाला वर्ल्ड का पहला आदमी हूँ। हाँ, हाँ, 40 के ऊपर जो जाके एमएमए कर रहा है। समझे जी? तो हुँ, क्या है कि उससे मोहब्बत की। बच्चों को है ना, खेलना मत सिखाओ, उनको मोहब्बत करना सिखाओ। वो मोहब्बत करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि उस खेल की रिस्पेक्ट करेंगे और वो उस बियॉन्ड तक जाएँगे। देखो, चैंपियन, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जिसने मेडल जीत लिया, ट्रॉफी जीत ली या किसी फील्ड में टॉप कर दिया। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। लगे रहो अपनी फील्ड में। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भई आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो हमें तो पता ही नहीं होता था फेडरेशन क्या है और मिनिस्ट्री क्या है। बस लगे हुए हैं, अपना लगे हुए। मेहनत लगी हुई है। अब मैं आपको बताऊँ विवेक जी, 2005 में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहे हैं। ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। हुँ, पता चलता है टीम कैंसल हो गई। पृथ्वीराज चौहान स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। हम एयरपोर्ट के पास पहुँचे हुए हैं। समझ रहे हो? चुरमा-वुरमा लेके घर से सब कुछ करके। फिर टीम कैंसल हो गई, निक्कर बनियान पहन रखी है। कोट किसी से माँग-माँग के कोट पहना कि भई ये दो, वो दो। हाँ, सो इंडिया का वो हाँ, पहनने की होती है ना सबकी। बिल्कुल। तो निक्कर बनियान में अशोका होटल के बाहर खड़े हैं। पार्टी चल रही थी चौहान साहब की। तो स चौहान साहब आपको कुर्ता पकड़ के मैं कह रहा हूँ, जी, वो हमारी टीम हो गई, आप फ़ोन कर दो ना वहाँ पे। तो उसके सिक्योरिटी गार्ड, क्या बदतमीज़ी है? मैम बदतमीज़ी छोड़ दो भैया, अगर टीम नहीं गई तो हम नहीं जाने देंगे इनको यहाँ से। मतलब ऐसी बात कर रहे हैं हम। हाँ, समझ रहे हैं जी? हाँ, 3 बजे फ्लाइट है, 11 बजे पहुँचोगे होटल के बाहर। तो वो दौर देखा, मतलब स्पोर्ट्स का उनको हाँ, क्या ही प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है उस क्या टाइम क्या पे। प्रोफेशनल और क्या प्रोफेशनलिज़्म होता है, क्या चीज़ें होती है। देख, शिव नरेश की एक बनियान मिल गई है, कोई हाँ, होता था बस शुरू हो जाओ। ट्रैक सूट मिल गया, बड़ी बात है। हाँ, वो भी कहते थे अब की बार हम बात करेंगे, आपको एक ट्रैक सूट दिलवा दें। उसमें भी लड़ाई चल रही होती है, सुनो जी, टाइम पे ना आए। हर शाख पे उल्लू, उसमें भी 30 ट्रैक सूट आते थे ना, तो 12 देते थे कि भई अगली 6 अब की बार मिल गए। तो जी, बाहर जाना, वीज़ा फीस के पैसे हम इकट्ठा कर रहे हैं। उस टाइम पे यूरोप गया था, हंगरी, बुडापेस्ट। वीज़ा फी थी 4000 कुछ, अपने इंडियन रुपीज़ 4500। हुँ, अब वो सुबह से शाम तक वीज़ा फीस के लिए ₹500 आपसे माँग रहा हूँ, 500 उनसे माँग रहे हैं। तो हमारा फिर टारगेट नहीं होता था कि बाहर जाएँगे भई, इंटरनेशनल हो गए, ठीक है। क्योंकि वो इतनी मेडल-वेडल आता है ना, तो फिर बाहर बाहर जाते ही कोच भी नहीं पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे नहीं, वो बाउट छूट रही हैं, सब हो रहा है। ₹20 निक्कर, ₹30 बनियान आ रही है, वाह रे सब भाग रहे हैं, समझ रहे हो जी? तो हुँ, क्या प्रोफेशनलिज़्म था। जो उसमें मसाजर होता था ना, जो प्रेज़िडेंट होते थे, उसका कोई ख़ास मसाजर होता था। वो पता है क्या, उसको बोलते मसाज कर देना, तो रिवॉल्वर टाँगता था यहाँ पे, ऐसे-ऐसे अंगड़ाई लेता था। मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं ये करवानी। नहीं। समझ रहे हो? हाँ, डॉक्टर कोई साथ गई हुई है, कोई ऐसे ही डॉक्टर को भेज दिया। वो चिप्स खा रहे हैं, किसी का सिर में दर्द है या पैर टूट गया, सेराडोन या कोई ऐसी गोली पकड़ाते थे। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ एक-एक भी गोली है, दे देते थे। मतलब क्या समझ रहे है? हो जी? तो हाँ, आजकल के बच्चों का तो मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है, बहुत इज़्ज़त है, सब कुछ बहुत है। अब जो ये नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को, खिलाड़ियों की दिक्कत है। सरकार की दिक्कत नहीं है, सरकार ने भंडार खोल रखे हैं। मगर सिस्टम अब भी वही है। सिस्टम तो सिस्टम क्यों वही, मैं बताता हूँ कि वो नीम का पेड़ बना हुआ, सरकार तो अपने काम कर रही है, सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है। आज भी भर्तियों को हम भरते हैं। जो फर्स्ट आता है उसको सब कुछ मिल जाता है, जो सेकंड आता है ना, वही वो फाइट करता है। अब ये क्या है, हमारे देश में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीड हमारी एशिया वालों की है। हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, हुँ, फिर ये बेल्ट, जो बाकी जो यूरोपियन हैं, दूसरे हैं, वो सॉफ्ट पैदा होते हैं। वो तो एनवायरनमेंट में फिर वो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि वो मेडल जीतते हैं। तो एक बच्चा जो गाँव में है, वो खेत में काम करता है, वो बाकी चीज़ें वो करता है, वो लड़का है, लड़की है। वो उसके अंदर की उसके स्ट्रेंथ अलग ही है सुनते उनकी। उसके फादर के पास कुछ है नहीं। हुँ, मैं कहता हूँ खिलाड़ी बनने से पहले, करियर होने खत्म होने से, शुरू होने से पहले उसका करियर खत्म हो जाता है।
थोड़े दिन में जो हमारे साथ कई रेसलर थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सब कुछ था ना, वो कोई जीप चला रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या बाकी खिलाड़ी थे। वो चीज़ मिलती, सरकार वहाँ नहीं पहुँची है। ये साई नर्सरी पहुँचा दी वहाँ पे, मगर आज भी जो आम आदमी है जो स्टार्ट करेगा उसे कुछ नहीं पता कैसे इसका बेनिफिट लेना है, कैसे वहाँ पहुँचना है, कैसे वो टैलेंट लेना है। तो इक्का-दुक्का अब पहले से सुधार है क्योंकि पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हुँ। मगर अब भी कई जगह उल्लू ही बैठे हैं। पर संग्राम जी एक बात बताओ कि अब मैं कोई मतलब मैं स्पोर्ट्स में हूँ, लेकिन ऐसे रेसलिंग के अंडर डेवलपमेंट की मैंने कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करी। हुँ, बट जितना बाहर से लगता है, ऐसा लगता है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अंडर परफ़ॉर्म करता है। जितना हमारे अंदर रेसलिंग का टैलेंट होना चाहिए, उतने हमारे को रिज़ल्ट्स नहीं आते। इस बात से आप इस बात को मानते हो? देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया में आज तक सबसे ज़्यादा हमने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मेडल रेसलिंग में जीते हैं। हुँ, इवन ओलंपिक का पहला मेडल हमने रेसलिंग में बिल्कुल, जीता है, बिल्कुल। जाधव साहब ने। हुँ, और वो किस हालात में जीता है उनका, मतलब बहुत टफ हालात में। हुँ, तो हमारा सिस्टम वो नहीं था, अब से अब नए बच्चे हैं वो थोड़ा फ़र्क आ रहा है। हम प्रैक्टिस का मुश्किल से 5% दे पाते हैं, 7%। अब बच्चे 10, 12, 15% दे रहे हैं। रशिया में ट्रेनिंग करने गया था एक बार, आपसे पैसे लेके, इससे पैसे लेके अपनी एक बाइक बेच के। तो वहाँ पे देखा मैंने, वहाँ पे हर घर में ओलंपिक चैंपियन, हर दूसरे घर में वर्ल्ड चैंपियन है। रेसलिंग में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है रशिया। बिल्कुल। तो स उनका चीफ कोच देखा मैंने, वो स्टेट में मुश्किल से कोई सेकंड एक मेडल था, वो चीफ कोच था उनका। तो मेरे मन में थोड़ी-सी जिज्ञासा हुई कि मैं कहीं भी जाता था ना तो मैं वो थोड़ा खोजता था, हुँ, ढूँढता था कि भई चीज़ ऐसी कैसे है? हुँ, तो मैंने पूछा उनसे कि एक दोस्त को हिंदी और ये आती थी, स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ था। वो स्विट्ज़रलैंड से खेलता था मगर इंडियन था। तो मैंने कहा इनका चीफ कोच ये क्यों है? इनके पास तो ढेर सारे चैंपियन हैं, किसी को भी ले किसी सकते को भी हैं। ले सकते हैं। तो जो जिसे घर में रुके थे वो हेड कोच था, उसने बात बताई मुझे हुँ, कि भई जो ओलंपिक चैंपियन होगा वो कोई मुँह इस हाथ से करता है और थोपेगा कि भई ये मुँह इस हाथ से हो सकता है, क्या पता भई बच्चा इस हाथ से करता हो। बोला वो अपने उस अहम से बाहर नहीं आ पाएगा, इनको बना नहीं पाएगा, रेयर होगा। ये अपनी सारी फायर देखेगा, सब कुछ देखेगा, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया। इसका ये होगा कि भई इन्हीं में मैं सब बन जाऊँ, इन्हीं में सारी चीज़ें करूँ। बोला फिर इसके रशिया में कहावत है कि भई इसके बम में फायर रहती है 8-10 साल, फिर खत्म हो जाती है, फिर इंडिया हायर कर लेता है, रशियन कोच है। हुँ, बोला तुम खुश होते रहते हो। हुँ। तो क्या है कि जो फायर होती है ना आपके अंदर, वो रहनी चाहिए। तो जो 300 बच्चे करते थे उन सब में वो फायर मेरे में बहुत थी। बात सही कह रहे हो कि हम जितना वो करते हैं मगर अब थोड़ा-सा चेंज आ गया है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ रेसलिंग में फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब जी पता है क्या है कि जो ये रेसलिंग का जो ये हुआ ना, ये रेसलिंग को 5-10 साल पीछे ले गया। हुँ। और ढेर सारे जो माता-पिता नए थे वो अपनी बच्चियों को, बाकी डर को लगने लगा लोगों डर को। लगने लग गया सच्चाई कि भई थी या नहीं थी पर दस डर तो लग वो जाता डर है। लगने लग गया। तो इससे कई चीज़ें ऐसे ऐसे अनफॉर्च्यूनेट तरीके से हुई कि भई ये सब होना, तो किसी भी स्पोर्ट से जब कोई विवाद होता है ना, हुँ, और अपने इंडिया में एक दिक्कत ये है कि आज तक मैंने रेयर कोई देखा है, किसी का गलती से मेडल आ गया ना हुँ, ओलंपिक में, हुँ। तो वो खिलाड़ी उस मेडल को निकालता ही नहीं है, चाहे लड़का है लड़की है। टॉयलेट करते हुए, सोते, जागते, उठते, बैठते हुए मेडल हाँ, पहन के रखती है। बिल्कुल। उसको फिर वो कंपनियाँ उनसे दूर कर देती हैं। हुँ, इसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है ना, सब छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो सोचता है, मैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाता है कि भई ये चीज़ें क्या हैं? तो जी वो दिक्कत ये है हमारे साथ में, हम वो कहते हैं कि एक एक किसी व्यापारी का एक चूहा हीरा निगल गया। तो वहाँ पे 300 चूहे थे, वो चूहे को पकड़ने वाला लेके आया। बोला यार चूहे बहुत है, बोला जी 2 मिनट दो मैं अपने आप निकाल दूँगा। वो 2 मिनट में आया तो उसका हीरा साथ ले आया। बोला ये क्या था? बोला जी 300 चूहों में से एक चूहा सबसे अलग बैठा था। बोला मैंने उसके डंडा मारा, वो हीरा उसके एकदम निकल के गिरा और हुँ, मैं पकड़ लाया। हुँ, बोला चूहे की और इंसान की फितरत सेम है। हुँ। कुछ थोड़ा-सा मिल जाए ना, कहते हैं चूहे को मिले हल्दी घाट पंसारी बन बैठा, थोड़ा अलग हो तो गया। वो अलग हो जाता है। हुँ, तो रेयर इंसान होता है जो सफलता को, यानी पैसे को, फेम को पचा पाता है। और जो हमारे देश में सपोर्ट सिस्टम है ना, वो हमारी पॉलिटिक्स से ज़्यादा खतरनाक है। शायद बाकी कंट्री का मैंने इतना देखा नहीं, हमने बाहर-बाहर हुँ, से देखा है, हुँ, मगर हमारे देश में बहुत खतरनाक है। जितनी एक खिलाड़ी का करियर होता है 5-7 साल का, एमेच्योर, हुँ, मुश्किल से 5 से 10 साल का। उसी में उनको कोई भगा देता है, उनको नेता ही बनना है, अभिनेता ही बनना है, हुँ। एंटरप्रेन्योर भी बनना है, सोशलिस्ट भी बनना है, सब कुछ बनना है। फिर वो करियर का पीक तो चला स्पोर्ट जाता है, कहाँ रह गया वो इसमें? स्पोर्ट्स का है। फिर वो करियर का पीक चला जाता है, फिर वो सब खत्म हो जाता है। तो मेडल इसलिए क्योंकि हम तो बेवकूफ़ थे। एक देखो खिलाड़ी कंप्लीट कब होता है जब वो ओलंपिक में मेडल जीतता है। हुँ, वो लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टेंस हम कर नहीं पाए। अब मैं सोचता हूँ यार, मैं ढेर सारे बच्चों का ज़रिया बनने की कोशिश करता हूँ
कि किसी को ज़रूरत हो, कुछ हो, वो गाइड कर सके, कि वो जीतेंगे तो समझ लो देश के साथ हमारा सपना ही पूरा हो रहा है। हुँ, मगर दिक्कत क्या है कि जब बच्चा उस एज में आता है ना, उस वहाँ तक जाता है, तो उसको कोच लगाओ या आस-पास का वातावरण लगाओ, सब उसको बिगाड़ देता है। एक मेडल तो ले आता है वो, अगला मेडल लाने में रेयर है जो बहुत हुँ, वो चीज़ें लगती हैं। मैं कई ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उनको यू टर्न चेंज होते हुए देखा, ढेर सारों को। मेरा मानना ये है कि पहले बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई खिलाड़ी बनना या एक स्टार बनना या एक पॉलिटिशियन बनना या एंटरप्रेन्योर बनना बाद की बात है, पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। तो फिर आप उस चीज़ को सँभाल सकते हो, उस चीज़ को रख सकते हो। तो ये चीज़ें सारी तब वहाँ पे काम करती हैं। बाकी काम नहीं करती, बाकी तो पता है क्या है कि हम ये माइंड है ना, ये बड़ा चुंबक है। जहाँ हम ताकत लगाते हैं ना, ये हमारा शरीर और दिमाग वही लग जाता है। तो हम तनाव पे, फालतू चीज़ों पे हम ताकत अपनी वेस्ट कर देते हैं, ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ें नहीं हो पाती। अगर इसको सही ऊर्जा को सही ढंग से लगाएँ ना, तो परिणाम और बेहतर होंगे। मगर पहले से हम सुधरे हैं, इंटरनेट आ गया है, बाकी चीज़ें आ गई हैं, ज़माना चेंज हो गया है, ज़ेन ज़ी का ज़माना आ गया है। तो शायद हम आगे सुधरेंगे, मगर कुछ ठर्रे ऐसे हैं, जो अब भी पुराने चल रहे हैं। पुरानी चीज़ें होनी चाहिए, वैल्यूज़ पुराने चलो, हुँ, मगर कुछ चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। हुँ, अब जो आज के बच्चे मेडल जीत रहे हैं ना, कुछ टेक्नोलॉज़ी अच्छी आ गई है, जीत तो रहे हैं मगर ये ताकतवर उतने नहीं है। अब ये हुँ, टेक्निक पे तो बहुत आगे आ गए। हुँ, अब इनको टेक्निक के साथ थोड़ी और ताकत बनाएँ और मॉडर्न-मॉडर्न चीज़ें करें, बाकी चीज़ करें तो फिर एक तरफ़ा हुआ, हुँ, आगे हो। और दूसरा बच्चा आगे आता नहीं, उसको बोलते हैं कि जी ये सप्लीमेंट्स ले लो, ये चीज़ें कर लो, ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। मैं कहता हूँ अगर इससे कोई मेडल आता होता जो उद्योगपति बेटा-बेटी हो, कहाँ किसी का नंबर आने देंगे? वो खुद ही बन जाएँगे। सही बात है। हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। हुँ, तो इसीलिए क्या है कि उसका कोई वो है नहीं, हम ढूँढते रहते हैं कि भई उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अच्छा मैं ये प्रोटीन लूँगा तो मैं ये हो जाऊँगा, मैं ये चीज़ लूँ। ये तो तब काम करते हैं जब आप कोई दीवार चढ़ने वाले हो, थोड़ा-सा रह रहे हो तो थोड़ा पुश हो सकता है। हुँ, बाकी पर तो आप 99% तो हार्ड वर्क से ही आएगा ना। 99% तो हार्ड वर्क है। और एक बहुत बड़ी डिफरेंट बात है विवेक जी, प्रतिभा कभी सुविधाओं में नहीं होती। इंडिया में सिर्फ़ आज तक एक खिलाड़ी छोड़ दो, बाकी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसका पैसे या बैकग्राउंड था उसने मेडल जीता हो। अगर मेरे फादर के पास पैसा होता, तो मैं कहाँ रेसलिंग करता, कहाँ ये सब करता। मैं डीजे में जाता, डिस्को में जाता, वहाँ हुँ, सुनता, डीजे सुनता, ये सुनता, गाड़ी में घूमता रहता। हंगर भी नहीं होती उतनी। हंगर भी नहीं होती। वो हंगर चाहिए, वो हंगर कब आएगी? अभिनव बिंद्रा को छोड़ के बाकी किसी के से वो भी शूटिंग में उन्होंने जीता है। हाँ, हुँ, फिज़िकल स्पोर्ट्स होता तो वो नहीं जीत पाते। हुँ, उन्होंने बहुत समर्पण दिखाया, बहुत चीज़ें की, बहुत मेहनत की। वो हुँ, एक रेयर एग्ज़ाम्पल है। नहीं तो जितने भी आए हैं सब हुँ, बेसिक फैमिली सब से हैं। बेसिक फैमिली से हैं। और तब जाके वो खेल रहे हैं, तब जाके वो हुँ, जीत भी रहे हैं। हुँ, और पहले स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन डिफरेंट था, आजकल कॉम्पिटिशन डिफरेंट है। मगर मैं कह रहा हूँ कि हर माता-पिता को हर बच्चे को स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए। हुँ, उसके 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा उसका शरीर हेल्दी हो जाएगा, वो 100 साल तक हेल्दी जिएगा, हेल्दी जिएगी। दूसरा फ़ायदा बुरी संगति से बचेगा, यानी नशे से इन सब से दूर रहेगा, नशा-वशा करेगा, स्टैमिना नहीं बनेगा, उनसे दूर रहेगा। तीसरा उसको डिसिप्लिन पता चल जाएगा, फ़ोकस। और मैं कहता हूँ कि हमारे देश में एक और चीज़ करनी चाहिए कि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, जैसे रशिया में, बाकी कंट्रीज़ में है, सबको एक वो कर देना चाहिए कंप्लीटली तरीके से कि भई आर्मी में बिताना है या हुँ, उस तरह की ट्रेनिंग करनी है। तो देश प्रेम भी आएगा, अनुशासन भी आएगा फिटनेस और भी आएगी। फिटनेस भी आएगी और हम ज़्यादा कर पाएँगे कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, उस सब के लिए। यहाँ तो हम सोचते रहते हैं कि भई कोई चीज़ है ना, विवेक जी, किसी चीज़ का उपयोग नहीं होता ना, वो चीज़ खत्म हो जाती है। कुआँ है, उसको आप ढक दो और थोड़े दिन में खोल के देखोगे ना उसका पानी खराब हो हुँ, जाएगा। तो कोई भी चीज़ है, वो तभी तक सफल है जब उसमें यूज़ हो रहा, प्रयोग हो रहा, चाहे वो बिल्कुल, ज्ञान है, चाहे वो धन है, चाहे बॉडी है। चाहे वो बॉडी है, चाहे बाकी कुछ भी है। हुँ, तो इसीलिए इनको जितना प्रयोग करोगे, जितना दोगे ना उतना बढ़ेगा वो, कम नहीं होगा। आपने अभी पहले एक बात बोली थी कि यू बिलीव इन नेचर। ऐसा कुछ है हरियाणा में नेचर कह लो, माइंडसेट कह लो, बिलीफ कह लो, अपब्रिंगिंग कह लो, जहाँ ज़्यादा स्पोर्ट्समैन निकालता है, ज़्यादा मेडल निकालता है, इंडिया के चैंपियंस अलग-अलग स्पोर्ट्स में हरियाणा से निकलते हैं, ऐसा क्या है वहाँ पे? अब मैं बताता हूँ क्या है कि अब शायद आगे 10 साल के बाद
मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नशा जिस हिसाब से पंजाब में आ रहा है, हुँ, हरियाणा में भी आ रहा है। पहले जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया ना, तो पंजाब 90% होता था, हुँ, बाकी इंडिया 9% था, 10% था। अब हरियाणा 90% है। हुँ, क्योंकि हरियाणा में कहावत है कि अब घर हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, आपके घर में पशु और लड़का-लड़की वो मजबूत होने चाहिए। हुँ, छोरा-छोरी वो मतलब मजबूत होने चाहिए। हुँ, मगर अब हरियाणा भी चेंज होता जा रहा है। पहले मैं गाँव में जाता था ना, मेरी सभी घर में दूध पीना पड़ता था। बुरा मानते थे, मैं उल्टी डाल-डाल के दूध पीता था, साइड में होके। अब मैं क्योंकि पूरे बुरा लगता है, हाँ। अब मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ, किसी कोई गाय-भैंस रखता ही नहीं है। नए बच्चे आए, काम ही नहीं करते हैं। ये ये जो ऑनलाइन फूड वाले हैं, गाँव तक पहुँच गए हैं। गाँव में चाउमीन की रेहड़ियाँ लगती हैं, बताओ। तो ये मुझे लग रहा है कि 10 साल के बाद मुझे लग नहीं रहा कि वो उतना टर्न होगा। अब महाराष्ट्र फिर से ग्रो कर रहा है। हुँ, वो भी आ रहा है, जो मैं स्कूल गेम्स देख रहा हूँ, बाकी देख रहा हूँ, तो ये आ रहे हैं। तो उस बाकी हरियाणा में लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते थे। जैसे मैंने किया, तो मैं एक नॉर्मल फैमिली से था, तो मुझे सब दूध देते थे, घी देते हुँ, थे, पैसा भी देते थे अपनी क्षमता के अनुसार। हुँ, स्वागत करते थे, कोई मेडल आ गया तो आप खेलने जा रहे हो। वो इकट्ठे करके ट्रैक्टर पे बैठा के ऐसे वो निकालते थे, तो उससे क्या होता था, उत्साह बढ़ता था और ढेर सारे बच्चे और इंस्पायर होते थे। हुँ, अब आजकल ड्यू टू सोशल मीडिया लगाओ, फ़ोन लगाओ आपके, ड्यू टू पॉलिटिक्स लगाओ, वहाँ पे भी सब अपने-अपने उसमें बिज़ी हैं। बिज़ी हैं, तो और वो कल्चर चेंज हो रहा है अब। हम आत्मनिर्भर अब नहीं बन रहे, अब तुम दूर जा रहे हैं, आप तुम हम आत्मनिर्भर पहले थे। किसान हल जोतता था, अनाज निकलता था, हमारे बाल कटते थे, नाई साहब आ गए तो वो ले गए, अनाज ले गए, कुम्हार से मटके ले आए, उसको अनाज मिल गया, पंडित जी वो पूजा पाठ करते, उसको मिल गया। तो आत्मनिर्भर तो हम पहले थे, हुँ, अब तो आत्मनिर्भरता खत्म हो रही है। देखो पहले मकान कच्चे थे मगर दिल पक्के थे, आज मकान पक्के हैं, दिल कच्चे हैं। आजकल हम एक-एक कमरे में सोते हैं, इस बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ करते हैं। मैं 30 किलोमीटर पैदल चलता था, 20-30 किलोमीटर, बस का किराया नहीं होता था। दिल्ली आने के बाद भी चला हूँ, ये सारी चीज़ देखी है। अब मैं एक बार दिल्ली पुलिस में होता था पहले, हुँ, तो इंस्पेक्टर से मिलना मुश्किल होता था, एसीपी से मिलना। एसीपी, डीसीपी से मिलना बहुत मुश्किल होता था कि भई मिलवा दो, ये करना, वो करना। मतलब वासना में जाने का मौका मिलता है, हुँ, जहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं वो आई कार्ड की कॉपी ज़रूर देखता हूँ। फिर उनको सिखाता हूँ कि भई कैसे आप फिट रह सकते हो, कैसे एथिकली देश चला सकते हो। मैं उनको एक बात सिखाता हूँ ज़्यादातर कि भई जिस भी बैच में मुझे जाने का मौका मिलता है कि आप सब यहाँ हो, अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हो, सिविल सर्विस इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है। आप में से कोई लड़का-लड़की किसी एक ऐसे एरिया में चले गए, जिस एरिया में बहुत गरीब इंसान हैं, नॉर्मली हैं। उनकी आँखों में चमक आ गई कि भई वो अधिकारी आया, वो अधिकारी आई है, अब मुझे इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो मैंने कहा आपका ये आईएएस, आईपीएस, आईआरएस करना सफल होगा, ये तो सफल होगा नहीं, मगर उल्लू हैं। इंडिया में एक आंकड़ा आया था 90% आईएएस 1000 करोड़ के करीब के इंसान हैं। आईपीएस 500 करोड़ के करीब के इंसान हैं। एक पीछे देखा 90% पीछे देखा, एक आईएएस अधिकारी थी पकड़ी गई, 8 दिन तो मशीन नोट गिनती रही, झारखंड में कहाँ पे। हुँ, तो वो करती रही। कल एक आईआरएस पकड़ा गया। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जब तक देश को है ना सरकार नहीं चलाती, देश को संस्कार चलाते हैं। जब तक चरित्र मजबूत नहीं होगा ना, तो देश मजबूत नहीं होगा। अगर अगर आप देखो, अगर किसी देश की आपको प्रगति देखनी है ना, ये देख लो कि उनके यूथ का रोल मॉडल कौन है। हुँ, अब आज के रोल मॉडल कौन है? वो जो सारे वो जो नए-नए बच्चे हैं जिनको वो छपरी बोलते हैं, वो सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं। हुँ, ये एक-दूसरे कहते रहते हैं और बहुत व्यूज़ मिलते हैं उनको, हुँ, फॉलोइंग मिलती है कि भई पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। जेन्युइन सही चीज़ कर रहे हो तो मिलता है। कोई किसी चाय वाले ने चाय बना दिया, दूसरे ने कर दिया, तीसरे ने वो कर दिया, हुँ। उसको समझ रहे हो मेरी सही बात? बात है, हाँ। वो अच्छी बात है वो करके आए, मगर आपके आइडल होने चाहिए। पहले आइडल होते थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। ये ये सब बड़े इंसान आइडल होते थे पहले, कि भई इन्होंने देश के लिए किया है। उसमें फिर फाइट होती थी, मैं इसका फॉलोवर, उसका हुँ, फॉलोवर। हुँ, तो अब देश कहाँ जा रहा है? हम जा तो रहे हैं, हम आगे बढ़ भी रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी हो रही है। वो हम नहीं बढ़ रहे, बाकी वाले डाउन आ रहे हैं। स सही मायने में हम तब बढ़ेंगे जब हमारा और थोड़ा-सा मजबूत होगा। अभी पिछले 10-12 साल में हमने देश थोड़ा आगे तो गया है। अब बाहर जाके देखो, देश ने तरक्की की है, हुँ, मगर वो तरक्की एक जगह तो कर ली हमने, मगर सही तरक्की है ना, अभी हम पतन की ओर हैं। पतन की ओर क्यों हैं?
तरक्की रोड बनाने से, बिल्डिंगें बनाने से या बड़े-बड़े घर बनाने से या शेयर मार्केट में तरक्की नहीं होती। तरक्की होता है कि भई आपकी नस्ल कैसी है? वो नस्लें सुधर नहीं रही हैं। पैसा पैसे से आप शक्लें सुधार सकते हैं, नस्लें नहीं सुधार सकते। नस्लें आप वैल्यू से ही सुधारोगे। तो मुझे आज भी लगता है और आजकल तो मैं बहुत उसमें हूँ, शौक में हूँ कि सारे बच्चे 90 से ऊपर परसेंट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आगे देश को नेता कैसे मिलेंगे? हाँ, 40% वाले कहाँ वो कहाँ है? हैं? मैं अपने वो एजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ बैठा था, मैंने कहा सर एक बड़ी दिक्कत है, बोला क्यों? मैं बहुत स्ट्रेस में चल रहा हूँ आजकल, क्यों? वो सारे बच्चे 90% से ऊपर ले रहे हैं, तो फिर नेता कैसे मिलेंगे देश को? वो बहुत अच्छा बोला, हाँ, बात तो सही है। नहीं, बात तो सही है। तो अब आप इवेंचुअली अब आपकी जो ऑफ कोर्स आप थोड़ा एंटरटेनमेंट साइड पे भी हो, लेकिन जो 2 चीज़ें मुझे फ़ैसिनेट करती हैं, एक तो फ़िटनेस पे आपका एक बहुत ही जिसे कहते हैं ग्रास रूट्स व्यू है, मैं राइट? विवेक जी, मैं 45 साल के करीब हो गया। स पता नहीं, मेरी माताजी कहती है बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, शाम का टाइम था, जब पुग जाता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ जो मेरे साथ में पढ़ते थे ना, उनको उनके अनुसार हिसाब लगाता हूँ क्या हालत कि है भई उनकी? 45 साल में एक की हाँ। लड़की की शादी हो रही थी, तो मेरी माँ बोली, देख शर्म की बात है, इसकी लड़की की शादी हो रही है। तेरी शादी अब तक नहीं हुई है, 2 साल पहली बात बता रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा गलती तो इनकी है, इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं, मेरी शर्म की क्या बात है? और मैं एक सब कुछ है ना डेस्टिनी में लिखा होता है। जब मैं 18 साल की एज में नौकरी लग गया था, मेरी 2-3 साल डॉक्यूमेंट में उम्र बढ़ा दी गई थी। हुँ, मेरी एज उससे थोड़ी छोटी है। तो उस एक मास्टर को ₹500 फ़ायदा हो रहा था उस टाइम पे, और मैं तो चल भी नहीं सकता था, टीम में नाम लिख रखा था मेरा उसने, बताओ, क्या करें? तो उसको ₹500 मिल रहे थे, हाँ, 11 बच्चे उसको देने थे, हाँ, हॉकी में 14 देने थे, 11 खेलते हैं, हाँ, 14 हाँ, कुछ ऐसे देने थे। हाँ। तो उसका फ़ायदा क्या हो गया, मैं 1-2 साल पहले नौकरी लग गया। हुँ, तो मेरी माँ रिश्ते वालों को बैठा के रखती थी जब मैं 17-18 साल का था। जैसे गाय भैंस देखने आते हैं ना, हुँ। वो ऐसे बैठे रहते थे, और मैं सैटरडे संडे को जाता था। वो तब की बात है, शादी हुई 40 साल के बाद जाके, समझ रहे हैं? तो वो एक होता है। हाँ, बट आपका फ़िटनेस में क्या व्यू है? वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे को जानना। जी, मेरा बॉडी एज है ना, मेरा बॉडी एज 15 साल है। 15? 14-15 साल। अब कोई बात करता है उसकी फ़िटनेस की, किस चीज़ की, देखो, तो कहीं से भी कुछ करो। एक बच्चे ने क्या किया, मैं प्राणायाम बहुत करता हूँ, योगा करता हूँ। एक बच्चे ने मंदिर के बाहर से निकल रहा था, वो कोई बाइक की टक्कर मार दी। मैंने देखा यार, कुछ लगा तो है, हल्का-सा देखा तो बाइक का बम्पर टेढ़ा हो रखा था। ओ 15 तेरी! साल का बच्चा था। मेरे फ़ोन मिला, उसके फ़ादर को फ़ोन मिलवा रहे हैं। मैंने कहा 18 साल से कम तो महाराज सज़ा है भैया आपकी, 25,000 रुपए क्या कर जुर्माना है। रहे हो? हाँ। क्या कर रहे हो? हुँ, वो दिया। तो मैं नेचुरली से इतना मजबूत हो गया हूँ, योगा, प्राणायाम मैं हर रोज़ 3 से साढ़े 3 घंटे वर्कआउट कर लेता हूँ। डेली का मेरा काम यही है। बट सारा नेचुरल रिलेटेड वर्कआउट। अब मैं बताता हूँ मेरा आप मेरे मेरा को दिन अपना पूरा दिन मेरा का दिन बताओ। कैसे स्टार्ट होता है। हुँ, मैं सुबह उठता हूँ पौने 6 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे मेरा लास्ट होता है। हुँ, उठ के 2-3 घंटे मौन व्रत रखता हूँ। उठा, बैठा, उस परमात्मा का धन्यवाद दिया, और 3 गिलास 3 पानी पीता हूँ, हल्का-हल्का वार्म, 3 हुँ, मतलब 3 गिलास पानी पिया, प्लेन वाटर। प्लेन वाटर, कभी हल्दी डाल दिया हुँ, दूसरे गिलास में। वो बताऊँगा, बहुत कमाल की चीज़ है वो भी, सर्दियों में हुँ, कर सकते हो। हुँ, फिर मैं ऑयल पुलिंग करता हूँ 5-7 मिनट। हुँ। फिर अखबार में बैठते हुए, इंडिया अखबार होता है, टॉयलेट में अखबार पढ़ता हूँ, देखता हूँ। ऑयल पुलिंग में कौन-सा ऑयल यूज़ करोगे करते हो? जैसे कभी आपने नारियल का ले लो, मतलब कोकोनट ले लिया, कभी आपने आलमंड ले लिया, कभी हुँ, मस्टर्ड ले लिया, कभी देसी घी भी ले लिया, थोड़ा-सा हुँ, रखा, घुमाते रहो। हुँ, उससे क्या होगा, मुँह से बदबू नहीं आएगी, हुँ, मसूड़े दाँत मजबूत रहेंगे। हुँ, तो सप्ताह में 3-4 दिन करना चाहिए, 4-5 दिन। हुँ, फिर वो करता हूँ। उसके बाद फ्रेश हुआ, सब कुछ हुआ, एक छोटा-सा टेरेस का फ्लैट है मेरा, पेंट हाउस छोटा-सा मुंबई हुँ, में। हुँ, वहाँ आके मैं थोड़ा-सा टो टू हेड वार्म अप करता हूँ। कुछ भी करें, टो टू हेड वार्म करो, 2-3 मिनट लगती हैं। हुँ, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसपे आप यूट्यूब पे किसी पे देख भी सकते हो। हुँ। फिर उसके बाद हल्का जंप मारना, ये सब करना स्टार्ट करता हूँ, इधर किया। फिर उसके बाद 1000 सिटअप्स मारता हूँ 15-20 मिनट। वार्म अप पे। थोड़ा वार्म करके, फिर हुँ, उसके बाद 1000 सिटअप्स मार के लोअर बैक का थोड़ा करके, फिर मैं प्राणायाम करता हूँ। अनुलोम-विलोम, कपालभाति, सूक्ष्म व्यायाम सारा किया। फिर उसके बाद शावर लेता हूँ। शावर लेके सूर्य देवता को जल डालता हूँ। कुछ नहीं खाया तब तक। अभी तक फ़ोन यूज़ किया है सुबह से? फ़ोन यूज़ सिर्फ़ जब तब यूज़ करता हूँ मैं 1 गिलास पानी पी के 2 मिनट का गैप देता हूँ। हुँ,
तब मैं अब फ़ोन की जगह एक अलार्म ले लिया मैंने, स्टॉप वॉच वो ले लेता हूँ फ़ोन। अच्छा, मतलब ये नहीं कि न्यूज़ देख रहे हैं, नहीं, नहीं, बातें चल रही मैं सिर्फ़ हैं। एक ड जब मैं टॉयलेट करता हूँ या तो मैं कोई किताब पढ़ता हूँ या अखबार पढ़ता हूँ। हुँ, बस ये मेरी एक हुँ, हैबिट है। हुँ, फ़ोन लेके जाओगे तो फिर वो स्टूल में नुकसान होगा, हुँ, अगर आप लेके बैठोगे तो। हुँ, तो ये किया, फिर वो सब करके फिर मैं निकल गया मंदिर में मत्था टेका और फिर मैं 1 से डेढ़ घंटा खेलता हूँ, सवा घंटा। क्या खेलते हो? कभी बैडमिंटन, कभी कुछ, कभी फुटबॉल, कभी ये मतलब चीज़ें। ताकि एक्टिविटी रहे। एक्टिविटी बहुत नॉर्मल वाली नहीं, इंटेंस वाली। इंटेंस वाली। मैं इतना अच्छा बैडमिंटन नहीं खेलता मगर अच्छे खेलने वाले को ना मैं दूसरे-तीसरे मैच में ऐसा कर दूँगा कि वो खेलेगा नहीं। वही हार्ड वर्क वाली बात है। हार्ड वर्क वाली। मैं आगे, पीछे, पीछे, आगे फिर ना यही मेरी वो ताकत है। तो वो किया उस फिर मैच के दौरान 1 केला, 1 सेब, 2 इलायची केले रखता हूँ, 1 सेब रखता हूँ, खा लेता हूँ। फिर उसके बाद 1 घंटा या तो जिम्नास्टिक या फिर 1 घंटा मेरे टावर में आके हल्की-हल्की वेट ट्रेनिंग। सप्ताह में फिर 1 दिन 10-12 किलोमीटर बीच पे भागता हूँ। उसके बाद फिर वर्कआउट करता हूँ। फिर इस तो सुबह का सारा सेशन मेरा कुल मिला के 11 सवा 11 बजे तक ये निपटाता हूँ, साढ़े 11 तक। मतलब 4-5 घंटे तो एक्टिविटी। हाँ, तो हुँ, निपटा के फिर मैं बात करता हूँ। 11 साढ़े 11 बजे से खेलता हूँ ना तब भी 1-2 दिन मुझे बात करता हूँ, बाकी समझ जाते हैं कि भई अपने ज़ोन में है। आपने जो समय अब कम बात करेगा। हुँ। और शादीशुदा होने के बाद अब पूरा दिन मौन व्रत रख नहीं सकते। समझे ना जी? अभी शुरू में तो नहीं, बाद में रखना पड़ेगा। स स स स नहीं वो और पता है क्या करता हूँ? मैं उठता हूँ सुबह 6 बजे, अच्छी आदत है, वो पायल जी बहुत वर्कआउट करते हैं, उठ जाते हैं। कल ये कर दिया, उसने वो हो गया, ये हो गया। से एक आधी बात बुलाते फिर मैं उनको मैसेज भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं। अरे मैंने कहा भैया हर रोज़ बता रखा है सुबह-सुबह मेरे से बात मत किया करो। बोले सुबह टाइम फ्रेश होता है, मुझे सारी बातें याद आती हैं। स कब तुम्हारा दिन में हम कब बात करें, वी आर नॉट कंपैटिबल और फलान ढिमका सारी स्टार्ट हो जाती है। तो स ये सब होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2 1 घंटा तो एटलीस्ट वो हुँ, करो। हुँ, 5 मिनट फिर मैं आँखें बंद करके बैठ जाता हूँ। साँसों पे ध्यान देता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ। कहते हैं ना कि अपने से मिलके मिलने आए थे, दुनिया से मिल के चल दिए। फिर आके फिर मैं थोड़ा-सा 1-2 फ्रूट खाता हूँ। ब्रेकफ़ास्ट कम लंच वही करता हूँ। साढ़े 11 से मतलब मैं खाना खा लेता हूँ साढ़े 12, 1 कभी 1:30 बजे, हुँ, नहा धो के। जिसमें दाल, चावल, रोटी बनी रोटी, एक सब्ज़ी, थोड़ा सलाद, ये छाछ, ये सब वो कर लेता हूँ। फिर 15 मिनट रेस्ट करता हूँ अगर टाइम मिलता है तो। क्योंकि खाना खाने के बाद सूर्य नाड़ी आपकी यानी राइट नोज़ थोड़ी चलानी चाहिए, खाना हज़म हो जाता है। और नहाने से पहले और खाने के बाद 1 नंबर ज़रूर जाओ हुँ। और बहुत स्टमक ठीक रहेगा। और 2 नंबर 2 टाइम खाना खाने के पहले ज़रूर जाओ। के सुबह पहले। हाँ, सुबह और शाम की आदत डालो कि भई उससे आपका डाइजेशन, उससे आपकी बॉडी का पूरा वो संतुलन ठीक रहेगा। छोटी इंसान में बदलाव बड़ी चीज़ों से नहीं आता, छोटी-छोटी चीज़ों से बदलाव करने से आता है। रात को सोने से पहले एक ऑयल डालो नाभि में। नाभि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, सारा खाना उसको नाभि से मिलता है। ओरली खाना नहीं मिलता, तो यहाँ से मिलता है। तो उसमें डाल दो, पूरी बॉडी का एक सेंटर पॉइंट है। इससे बॉडी क आपके होंठ नहीं फटेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, बाकी चीज़ अच्छी रहेगी। चाय, कॉफ़ी में कुछ पीता नहीं। कोई पूछता है चाय, कॉफ़ी लो, मैंने कहा बीमार तो हूँ नहीं। हाँ, अभी आपने यही बोला था बीमार हाँ, तो तो नहीं। स फिर मैं ये सब किया, फिर मैं शाम को 7 से 9 साढ़े 9 के बीच में 1 लीटर दूध आता है मेरा नासिक से हर रोज़ गाय का। वो बॉटल में आता है थोड़ा-सा वो, बाकी के ठीक है, थोड़ा महँगा देते हैं मगर बाकी से ठीक है। कभी दलिया, कभी खिचड़ी, नहीं तो एक मूसली बना रखी है थोड़ी नेचुरल सी वो डालता हूँ और वो फिर मैं खाता हूँ, पीता हूँ। वेजिटेरियन तो आप हो पूरा। प्योर वेजिटेरियन और 5-6 खजूर खाता हूँ। अब जो लोग प्रोटीन की बात करते हैं और डिपेंडेंसी ऑफ प्रोटीन, वो आपको क्या ख़्याल है उसके बारे में और आपका कैसे प्रोटीन इनटेक रहता है? देखो जी, जो ये नंबर प्रोटीन की बात है ना, ये सब दुकानदारी है। हुँ, मैं कहता हूँ प्रोटीन खाना चाहिए मगर आपने थोड़ी दाल खाई, थोड़े चावल खाए, रोटी खाई, आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन मिल गया, सब कुछ हो हुँ, गया। हुँ, एक ज़िंदा रहने के लिए तो ये चीज़ ज़रूरी है। हुँ, आपने थोड़ा दूध पिया, थोड़े से हाँ, एक मैं थोड़े चने, थोड़ी मूँगफली, थोड़े बादाम, थोड़े से हाँ, उसमें से वो आया भिगो था। देता हूँ। वो शाम को मेरे दूध वो करता हूँ, उसमें डाल लेता हूँ। दाल। तो वो हो गया। अब ये नंबर तो सारे देखो डायटीशियन है ढेर सारे। अच्छी बात है, अच्छा खाना ही बता रहे हैं। मगर ढेर सारे मेरे दोस्त हैं, उनकी जान लकड़ी पड़ी है, मरे पड़े हैं नहीं, और नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं है ना, हाँ, वो आदमी करता अब है फिर छूट जाता देखो है, जी, फिर करता है फिर। एक हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आम इंसान का देश है। 90% लोग रोज़ी-रोटी के लिए फाइट कर रहे हैं।
अपने-अपने स्तर पे। हुँ, हम अपने स्तर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरे अपने हुँ, स्तर पे स्ट्रगल कर रहे हुँ, हैं। तो स उनको ऐसी चीज़ बताओ ना बेसिक, भैया जब भूख लगे तब खाना खा लो, प्यास लगे तब पानी पी लो, नींद आए तो सो जाओ। हुँ, कहाँ इतना वो करना है? मैंने एक रूटीन सा बना रखा है भाई कि बाहर हूँ तो ये सब ठीक है। हुँ, तो वो करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा टहलता हूँ, फिर मेरी आदत है पढ़ना, हनुमान चालीसा मैं रोज़ करता हूँ। फिर पढ़ना, फिर लिखना, फिर अगले दिन का शेड्यूल लिखना कि भई मैं कल किसको बात करूँगा, किससे फ़ोन करूँगा, किससे क्या करूँगा, कोई दूसरी चीज़ होती है फिर ये कर लेता हूँ। तो अगर जैसे आजकल अब आपने तो आप तो एक तरीके से रोल मॉडल हो कि आपने डेडिकेट कर दिया अपनी लाइफ इस लाइफ़स्टाइल पे, राइट? जैसे आपने बोला भी। मैं पिछले 10 साल से सेम खाना खा रहा हूँ। हुँ, अब ट्रेवल करता हूँ ना, जैसे इस मैं ट्रेवल करूँगा, मैं सिर्फ़ यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट किया है। हुँ, मैं खाना नहीं खाता होटल-वोटल में, हुँ, ब्रेकफ़ास्ट ठीक होता है उसका। हुँ, शाम को एक दाल का सूप लूँगा या स कोई उनको बोलूँगा कि भई पनीर कोई रोटी-वोटी हो तो उसमें दे देना, कोई रोटी है तो हुँ, नहीं तो मैं स वो बस ये मैं खाता हूँ। हुँ, दूध स गरम करवा लो, थोड़ा डाल लो तो शुद्ध आ जाती है। मेरा और ख कुछ खाना रहता ही नहीं, ना मैं खाता, ना वो सब करता, समझ रहे हो ना? हुँ। तो वो माइंड ऑफ फ्रेम मेरा चलता है। बट एक जैसे एक नॉर्मल शहर के एक्टिव जिस किसी इंसान का जिसकी जॉब चल रही है, हम जैसे लोग, अगर आप एक बेसिक 3-4 गाइडलाइंस बोलो कि भई ये तो करना ही चाहिए, जो आदमी इतना डेडिकेट नहीं कर सकता जितना आप कर रहे हो, उनको तो पता है क्या कि आपका रहेगा 3-4 की चीज़ें? उनके लिए 3-4 चीज़ें, एक तो भैया जो खाना खाओगे ना, जो लंच करो घर से बनवा के लेके जाओ, हुँ, पहला। कोई आपके घर में बनाने वाला अच्छी बात, नहीं बनाने वाला तो खुद बना लो। हुँ, आजकल पहले खाना हमारा मेड बनाती थी, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि भई खाना आप खुद बनाओ, आपको बनाना आता है, कुछ जो भी बना लो आप। हुँ, आप फ्रोज़न खिलाओ, आप ये हुँ, खिलाओ, आप खुद अपने हाथ हुँ, से बनाओ। हुँ, उसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं अपनी प्लेट आजकल खुद धोता हूँ, हुँ, पहले उठा के रखता था। हुँ, अब मैं अपनी थाली जो होती है, हुँ, वो खुद साफ़ करता हूँ। हुँ, जो मेरा गिलास यूज़ होता है, मैं खुद साफ़ करता हूँ। हुँ, मैंने कहा बाकी वो धुलवा लो। तो स एक तो अपना खाना खुद लेके जाओ, वो खाओ। हुँ, दूसरा, अपना पानी खुद रखो। हुँ, जैसे मोर कोई होता है तो बोतल लेके आता है, एक तांबे हुँ, की, हुँ, बारिश में फिर शीशे की, बिल्कुल। मतलब काँच की बोतल। हुँ, तो और को तीसरा, आप काम करो, सारी चीज़ अच्छी है, मगर याद रखो कि इस एक खाने के और दूसरे खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे गैप होना चाहिए। पूरा दिन मुँह नहीं चलाते रहना है। हुँ, पूरा दिन मुँह चलाओगे ना, तो आपका डाइजेशन, आपकी बॉडी वीक होगी, मजबूत नहीं होगी। कुछ ट उनको रेस्ट ही नहीं दे रहे सिस्टम को तो। एक आपने देखी है मंडी, देखी है? उसमें लाला जी सब बैठे रहेंगे। हुँ, वो कचौड़ी, जलेबी सब खाते रहेंगे। वो 5 केजी का बट्टा नहीं उठाएँगे। जो पल्लेदार होगा ना, जो वर्कर हुँ, होगा, वो 100 केजी बोरी उठाएगा, अचार भी उनसे माँग के खाता है। हुँ, तो सिस्टम टाइम होता है, तो 2 घंटे बाद ऑन करो। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लो थोड़ा-सा, और खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर आप पानी पी सकते हो। फिर आप हुँ, दिन में हल्का-हल्का पानी पी सकते हो। हुँ, वो सब करो। बट इमीडिएटली बाद में लोग तो साथ में इमी अपने। इमीडिएटली पानी पियोगे ना, टम्मी बाहर आएगा और वो डाइजेशन सही होगा ना। हुँ, 10 साल बाद फिर आपको अर्थराइटिस है, बाकी प्रॉब्लम है, किडनी की है, उसकी समस्या होने लग जाएगी। हुँ, उसका फ़ायदा क्या है? हुँ, तीसरा, जो भी आप ऑफ़िस काम करते हो, कुछ करते हो, पसीना ज़रूर निकालो। योगा करना, प्राणायाम करना बहुत अच्छी बात है। जिम करना बहुत अच्छी बात है। बॉडी ताकतवर हेल्दी बनानी है तो आपको दोनों करेंगे। पावर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नॉर्मली करना पड़ेगा। बगैर पसीने के वर्कआउट काउंट नहीं होता। हुँ, पसीना वो नहीं कि कोई हैवी है, उसको साँस नहीं आ रहा, वो टॉयलेट करते पसीना निकाल लेता है, वो पसीना नहीं। बैठा हो, वो टसक रहा है वहाँ पे, हाँ, वो पसीना नहीं। हाँ, पसीना वर्कआउट का। फिर आप काम करते हो ना, तो ताड़ासन ज़रूर बना लो जब भी मौका मिले। क्या होता वो जो था? ताड़ासन में मैं हुँ, बना के दिखाता हूँ, उससे हुँ, क्या होता है, इंसान बूढ़ा पता है कब होता है? इंसान बूढ़ा एज से नहीं होता, इंसान बूढ़ा उसकी लोअर बैक से होता है, जॉइंट से होता है। तो लोग क्योंकि पूरा दिन झुके रहते हैं, तो यही हुँ, काम होता है, तो ये सीधी रहेगी, जॉइंट मूव रहेंगे। यार गरे होना, कम होना है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हुँ, ये तो कभी भी हो जाएगा। हुँ, मगर ये बॉडी के ये अंदर की। ये हमारे ऊपर है कि भाई 50 साल में बूढ़े होके जाएँ, मर के जाएँ, या 100 साल में जवान होके जाएँ। हुँ, और इंसान 100, 120, 30 साल ज़िंदा रह सकता है आराम से, नेचुरल तरीके से, अगर वो सही प्रोसेस रखे तो। हुँ, फिर उनका सेकंड टिप ये होगी कि भई 3 मंजिल तक या कहीं तक भी, कहीं आस-पास उनको जाना है, तो वो लिफ्ट ना लें, सीढ़ियों से चले जाएँ। या फिर को ऊँचे रहते तो आप सीढ़ियों से उतर लो, अगर आप सीढ़ियों से उतरोगे ना, हुँ, कभी आपकी नी खराब नहीं होगी, हुँ, हैमस्ट्रिंग मजबूत रहेगा। हुँ, हल्का-हल्का साइकिल ले लो, वर्कआउट कर लो, कुछ करो, तो तन जितना घूमता रहेगा ना, मन उतना शांत रहेगा, और मन जितना घूमता रहेगा, तन उतना अशांत रहेगा।
और शाम का कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रेचिंग कर लो 5-10 मिनट। हुँ, स्ट्रेचिंग तो कर ही सकते हो ना, हुँ, ये कुछ करके। तो जब भी मौका मिले काम करो, 5 मिनट ब्रेक मिले थोड़ा टहलो, अपना कहीं जाके अपना ये कर लो। और दिन में आपको भूख लगती है तो क्या करो, थोड़े चने रखो या मूँगफली के दाने रखो या फिर वो मखाने रखो हुँ। या सर्दी है तो तिल रखो, गुड़ रखो और मीठा ज़रूर खाना चाहिए। ज़रूर खाना चाहिए। मीठा खाने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, खाना खाने के बाद खाओ या पहले खाओ और चेहरे पे चमक रहती है। मैं बहुत मीठा खाता हूँ, मीठा खाने से जैगरी खाओ, हुँ, मिश्री खाओ, अच्छा शहद अच्छा लो। हुँ, अब आजकल तो ये सारे गलत ही बेचते हैं। हुँ, और खांड लो, तो ये सब मीठा ज़रूर खाओ। मैं खाता हूँ, भर-भर के खाता हूँ। ये सब कहते हैं ना बहुत से एक्टर का पढ़ोगे कि जी मैंने 20 साल से अनाज नहीं खाया, मैंने मीठा हुँ, नहीं खाया। सब फालतू की बात करते हैं, बकवास करते हैं, उनके मुँह से स्मेल आएगी। एक होता है सिर दिखने का, एक हुँ, दीवार गिरने वाले इसके ऊपर डिस्टेंपर करते हैं, दीवार चमकेगी, हुँ, मगर दीवार में कुछ है ही नहीं। हुँ, तो जी जो एक्चुअली सही चीज़ है ना, हुँ, वो फाउंडेशन मजबूत बनानी है। आजकल ढेर सारे बैठ जाएँगे, उनके हाथ पैर ककड़ी जैसे हैं, जी दूध नहीं पीना, जी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना और वो नहीं करना। अरे मैंने क्यों गाय भैंस को मरवा रहे हो भैया? बची हुई तो मरवा दो, पहले लोग नहीं पाल रहे हैं। हाँ, तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाएँ, अरे हम बचपन से दूध घी खा के बड़े हुए, 10 लीटर दूध पीता था हर रोज़। जब मैं अखाड़े में रहता था, मेरी माँ या मेरे दादाजी कई बार, मेरी मदर गाँव से कैन रखती थी, उसकी उसमें एक छोटा बच्चा लेके आता था, 10 लीटर दूध पीता था सुबह शाम तक। तो अब भी मैं 3-4 लीटर दूध पी जाऊँगा, हुँ, अब भी मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। तो क्या है कि जी और वेट घटाना कभी भी डाइटिंग मत करो। हुँ, सिक्स पैक ज़ीरो साइज़ होना फिटनेस नहीं है। मैं हुँ, सबको समझा रहा हूँ भैया, सिक्स पैक या ज़ीरो साइज़ फिटनेस नहीं है। फिटनेस वो है कि हम अपने दैनिक कार्य आसानी से करें और हमें आराम से नींद आ जाए। बिल्कुल। फिर अपने-अपने स्तर पे हम अलग-अलग फिटनेस वो करते हैं, फिट हुँ, रहना, ये सब करना। दिखने में और होने में फ़र्क है। हुँ, वो संत बनने में, बाबा बनने में और होने में बड़ा फ़र्क है। हुँ, समझ गए ना जी? तो बन तो आप आपने कुछ पहना तो आप बन गए, हुँ, होने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। हुँ। तो ऐसे ही वो है। फास्टिंग के बारे में क्या ख़्याल है आपका? जी, बिल्कुल फ़ास्ट करना चाहिए। मैं गैजेट का फ़ास्ट करता हूँ सप्ताह में 1 दिन। हुँ, खाना फ़ास्ट तो कोई भी कर लेगा। हुँ, फ़ास्टिंग तो क्या है कि आपने शाम को खाना खा लिया 8-9 बजे। हुँ। आप सुबह खा लो 10 बजे तो भैया क्या 13 हो घंटे गया तो हो ही गए हाँ, फ़ास्टिंग। बिल्कुल। हुँ, तो क्या है कि एक दिन आप लिक्विड ले सकते हो। जो ये सारा खाना ना खिचड़ी खाना, कम खाना ये सब उनके लिए है जो ना एक्सरसाइज़ करते, जो बीमार रहते हैं। हुँ, आम आदमी का खाना तो वो है कि जब भूख लगे तब खाना खाओ। हुँ, हम तो 4-4 टाइम खाना खाते थे, 5-5 6-6 7-7 8-8 टाइम गाँव में हुँ। लगे खाते रहते थे। क्योंकि वर्कआउट होता रहता था उतना। वर्कआउट चल रहा है पूरे दिन। तो फास्टिंग आप 1 दिन जलनेती करो, 1 दिन बालों वालों में भागने जाओ, बालों वालों में तेल लगा लो। हुँ, आप पूरा दिन लिक्विड डाइट पे रह सकते हो, जैसे आपने जूस पी लिया, दूध पी लिया या बाकी और चीज़ 1-2 फ्रूट खा लिया, हुँ, शाम को अपना खाना खा लिया हुँ, और शाम को कभी खाली पेट नहीं सोना होता। हुँ, खाना मैं भी आज 10-11 बजे खा लेता हूँ, लेट होता हूँ तो। हुँ, खाना खा के फिर वज्रासन में बैठ जाओ, घूम लो, 1 घंटा बाद सो रात हुँ, को। हुँ, दिन का खाना खा के आराम करना चाहिए, हुँ, रात का खाना खा के थोड़ी सैर करनी चाहिए, 500, 400, 300 कदम टहल लिए, हुँ, तो आप बीमार नहीं होगे, पच जाएगा वो। तो डिफरेंट तरीके से अब ये हेल्थ के ढेर सारे वीडियो मिलेंगे आपको, फिटनेस के ढेर सारे मिलेंगे। उनको एच नहीं पता जी हेल्थ का। 20-20, 30-30 साल के बच्चे कहेंगे ये कर लो, ये 3 एक्सरसाइज कर लो, ये फिट हो जाओगे। कोई योगी हुँ, कहेगा 3 ये कर लो, ये फिट हो जाओगे। क्या बताइए? एक आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। फिट होना आजकल वो ट्रेनर होगा, दूसरे होगा, सिर्फ़ आपका वर्कआउट करवाएँगे कि आप दिखने के फिट हो जाओ। ताकतवर होना और फिट होना उसमें बड़ा फ़र्क है। ताकत बनाने के लिए शरीर में आपको साधना करनी पड़ेगी। आपको वो शेड्यूल फ़ॉलो करना पड़ेगा, आप ताकतवर बन गए। फिट-विट तो फिर छोटा-छोटा लेवल है। दिखने का फिट होना तो आपने खाना थोड़ा बहुत कम खाया, बिल्कुल मरा-सा खाना खाया, हुँ। थोड़ा-सा वर्कआउट कर लिया, और थोड़ा स्लिम ट्रिम दिखोगे मगर बॉडी में ताकत नहीं, आप बीमारियों को इनवाइट करोगे आगे जाके। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो पुरानी नॉलेज है, हर एंगल में मतलब हेल्थ अभी तो हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, बट जो पुरानी नॉलेज है अब इस केस में आयुर्वेदा हो गया या इवन योगा की नॉलेज या जैसे बचपन में कुछ चीज़ें बस थी कि ये बढ़िया दूध, घी ऐसे कोई आदमी साइंस नहीं लगाता था। क्या ये नॉलेज अब बिल्कुल जाती जा रही है या आपको लगता है कि कभी वापस आएगा ये? आए तो गा क्योंकि हम अभी घड़ा भरने कगार पे हो गया है। पुरानी चीज़ें, पुरानी साइंस जहाँ थी आज तक पहुँची नहीं, वो जो जैसे रावण था, वो जो सीता माता को उठाने आया, हुँ, जो चीज़ लेके आया उसमें कोई कोई ना तेल था, ना हवा थी, कुछ थोड़ी था। हुँ,
तो वो चीज़ें तो हम पहुँचे नहीं, मगर आजकल लोग आयुर्वेदा के नाम पे भी ढेर सारा फ्रॉड करते हैं। मैं कहता कि डॉक्टर खराब, आयुर्वेदा के नाम पे तो 90% फ्रॉड करते हैं। 10% ही जेन्युइन है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोलेंगे वो फ्रॉड करते हैं। ऑर्गेनिक की ज़मीन 6 से 7 साल में होती है। तो क्या है कि जहाँ पे जिसको मौका मिलता है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार से मैं गुज़ारिश करूँगा कि कानून बनाए। बहरीन जैसी मैं कंट्री में जाता हूँ, छोटा-सा देश है। हम कुल्ला करके डालें खाली दिल्ली वाले, तब डूब जाए वो। समझ रहे हो जी? हाँ, खाली प पानी कुल्ला डालें तब डूब जाए वो देश। हाँ, वहाँ पे आप खाने में मिलावट करके दिखा दो। मैं कह रहा हूँ कि 10 साल की जेल है और बड़ा जुर्माना है बहुत। किसी भी देश में दुबई में मिला के दिखा दो, अमेरिका में दिखा दो आप खाने में मिलावट करके, यूरोप में दिखा दो। हमारे इधर हर कोई दूध पकड़ा जा रहा है, कोई नकली प्रोटीन बना रहा है, कोई ये चीज़ें बना रहा है, कोई नकली शहद बना रहे हैं। वो जो देश को बदलने की बात करते थे, आजकल कोर्ट में खड़े रहते हैं। समझ रहे हो जी? मैं नहीं कहता ये कोई गलत वो सही नहीं है, क्योंकि सारे अपने-अपने पता नहीं जाना सब भाग रहे हैं, पहुँचना कहीं है। कहाँ जाना है? अब रोड पे मैं आया वो सारे पी करते रहेंगे, पता नहीं क्या आग बुझाएँगे जाके, कुछ नहीं, बस ऐसे ही भीड़ में रहते हैं। तो जी इस देश के लिए देश प्रेम जब तक नहीं होगा ना, अपने लिए तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब करते हैं, जो किसी के लिए कर गया ज़िंदगी वही है। वो पता नहीं वो कब समझ में आएगा। तो वो थोड़ा-सा इसलिए मैंने आर्मी के लिए बोला, मैंने वो उसमें डीप थॉट क्या था, जो 1-2 साल आर्मी का ज़िंदगी जी लेगा ना, गद्दार आर्मी में भी कई हैं, जिन्हीं कारण तो ये ड्रग्स आती है बॉर्डर से, ये सब आती है। नहीं कि सारे जवान ईमानदार हैं, गद्दार उधर भी हैं। मगर वहाँ पे मतलब 1-2% में डिसिप्लिन भी आ जाएगा, फिटनेस डिसिप्लिन भी भी आ आ जाए, जाएगी, फिटनेस भी आ जाएगा, माइंडसेट भी माइंडसेट इम्प्रूव भी आ जाएगा। और अच्छा, देश प्रेम तो फिर देश प्रेम तो आ ही जाएगा। हुँ, अब एक जितनी आज़ादी हमारे यहाँ पे है ना, कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की, कुछ भी वो सब करने की, बाकी इतनी नहीं। हुँ, और ये हमारे देश की खूबसूरती भी है। और हमारा देश क्या है कि भाई धर्म के लिए तुम बाद में लड़ लेंगे, पहले ये लड़ लो कि इंसान हो भी या नहीं हो। हुँ, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, सब ने जाके मेहनत की है, तो वो किए तब जाके भारत बना है, हिंदुस्तान बना है। मैं नहीं कहता कि सब सही है, सब गलत है, मगर हमें थोड़ा ब्रॉड सोचना पड़ेगा। स्पोर्ट्स के लिए ब्रॉड सोचना पड़ेगा, देश के लिए ब्रॉड सोचना पड़ेगा। तब जाके हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे हमें जाना है। अब यहाँ पे तो पता है क्या है कि मन मैला तन उजरा, बगुला कप ब मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, तासु तो कुआ भला, एक ही मन और रंग। समझे जी? हुँ, क्या है कि हमारा मन में तो पाप है, सफ़ेद कपड़े पहन लिए, चमक रहे हैं, बगुले की तरह लग रहे हैं कि बगुला देखो कितना अच्छा है, और चुपचाप मछलियाँ उठाए खाता रहता है। यहाँ पे इसे तो कौवा भला है कि भैया वो हाँ, काला कम से है, कम वो काम हाँ, काँव-काँव करता है, सब कुछ करता है, मगर एक तो है, हाँ, हम तो सारे बगुला भगत हैं। समझे जी? दिक्कत क्या है हुँ, कि वो सुधारना हमें खुद पड़ेगा। हुँ, सरकार तो क्या है कि सरकार सिर्फ़ कानून ला सकती है, हुँ, पालन तो आम इंसान को करना पड़ेगा ना। हुँ, अब जैसे मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का या बाकी उसका, तो जिस ऐज में जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं तो बहुत कमेंडेबल कमाल की एनर्जी है है। उनकी। कमाल की एनर्जी, कमेंडेबल है। तो मगर दिक्कत ये है कि वो एक कड़ी ने तो मेहनत कर दी। यहाँ पे जो सारे हैं ना, वो सिर्फ़ उसको खुश करने के लिए मेहनत करते हैं। ये प्लान ले आए, ये स्कीम ले आए, दूसरे ले आए। अच्छा वो अखबार चल गया, अच्छा साहब हुँ, को पता चल गया कि भई मैंने स्टार्ट कर रखा है। हुँ, वो साहब के लिए मेहनत करते हैं, वो उस समाज के लिए मेहनत नहीं करते। हुँ। मैं नहीं कहता कि समझ रहे हो जी मेरी बात? हाँ, सही बात, तो बिल्कुल। वो क्या करेंगे कि भई बड़े वाले साहब को पता चल गया, छोटे वाले साहब को पता चल गया कि भई अब हम लिस्ट में आ गए, हुँ, हम वो आ गए, अब अच्छी बात है। भैया हम तो देश के लिए वफ़ादार हैं, हमारे लिए बीजेपी, कांग्रेस आप कोई महत्व नहीं रखती। सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी, जो देश का है वो हमारा है। पहले हम भी बेवकूफ़ थे, मैं सोचता था। अब जी मैं बहुत बहुत देश के लिए वो करता हूँ। मैं विवेक जी मेरे पास पैसा कमाने का ज़रिया बहुत कम है। मैं कोल्ड ड्रिंक है, टोबैको है, गुटखा है, बेटिंग ऐप है, शराब है, रमी सर्कल में प्रमोट नहीं करता। अब मेरा बड़ा खून जलता है, देख के मुझे बड़ी हर्ट होता हूँ मैं कि ऐसे-ऐसे क्रिकेटर जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, वो गुटखा बेच रहे हैं। हुँ, फ़िल्म वाले सब गुटखा बेच रहे हैं, हुँ, जिनको आइडल मतलब यूथ फ़ॉलो करता है। हुँ, ढेर सारे जो हमारे वो आते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक के इन सब के ऐड कर रहे हैं। हुँ, प्रचार तो करो, मगर याद रखो कि भैया उन बच्चों के लिए आप सब आइडल हो, उस यूथ के आप हीरो हो। हुँ, तो वो चीज़ प्रमोट करो जिससे देश आगे जाए, हुँ, ना कि देश पीछे जाए। हुँ, आई बिलीव इन दिस। तो क्या है कि वो ज़िम्मेदारी हमें भी लेनी पड़ेगी। गलती हमारे से भी होती है, ये नहीं कि भई हम परफेक्ट हैं, कोई परफेक्शन में तो होता ही नहीं। हुँ, भगवान राम थे, कृष्ण थे, तो गलती तो उनसे भी हुई है। हुँ। तो बस ये है कि थोड़ा-सा उसमें सुधार तो करने की ज़रूरत है।
संग्राम जी, आपके साथ तो ऐसा लगेगा कि 2-3 घंटे कैसे निकल जाएँगे। अब टाइम तो काफ़ी ले लिया आपका, लेकिन एक लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब आपने एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया है अपनी फ़िटनेस में। एज़ एन आउटसाइडर मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ कि आप एक नॉर्मल 45 ईयर इंसान को देखो जो इंडिया में है, थोड़ा पेट निकला होगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल हो रही है, ठीक है? अगर कोई यंग फादर्स हैं तो बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, मतलब अगर थोड़े यंग बच्चे हैं, सॉरी। तो अब जब आप 50 के हो गए हैं, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो फिज़िकल वाइज़? अभी तो 5 साल हो रहे एमएमए करूँगा तो 50 तो उधर ही हो जाऊँगा। तो अब एमएमए का क्या चल रहा है? आप उस पे सीरियसली परस्यू कर रहे हो कि एक साइड हॉबी है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे लिए खेलना ये नहीं कि भई मेडल जीतना है या वो हुँ, जीतना। अब मेरे लिए खेलना हुआ कि भई उन सब बच्चों के लिए जिनकी आँखों में खेल का सपना है, हुँ, कि जब मैं 40s में कर सकता हूँ, हुँ, वो 20s में कर सकते हैं, 30s में कर सकते हैं। क्योंकि सफलता और बहाने साथ नहीं चलते। तो भी मेरा एक ये है कि भई मैं जब 50 का पहुँचूँ तो मैं अपनी बॉडी को 10 साल की बना लूँ, 12 साल की। जब मैं ठीक हुआ था ना बिल्कुल जो बच्चा था, अब मेरी बॉडी जब मैं 25 का था उससे ज़्यादा फिट हूँ। अब मैं धीरे-धीरे आ रहा हूँ, जैसे मैं इस साल मैं सोच रहा हूँ मेरा जन्मदिन जुलाई को आता है, जुलाई में आता है, हुँ, कि मैं अब 14 साल का हो जाऊँ अब की बार, उससे अगली बार 13 साल का हो जाऊँ। अब मैं ढेर सारे शो की अब मैं फ़िल्म करने जा रहा हूँ, तो स बाकी चीज़ें जैसे कई फ़िल्मों में मैंने बहुत पहले मुझे पता नहीं था। एक श्याम बेनेगल साहब के साथ एक फ़िल्म कर रहे थे हम, कोई बायोपिक थी। 3 साल कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, दूसरा नहीं कर सकते, उनसे मैंने बहुत सीखा, वो नहीं हुआ। इग्नोर किया। तो बड़े-बड़े सुपरस्टार के खिलाफ मैंने फ़िल्में छोड़ी जो नेगेटिव रोल था, हुँ, कुश्ती में हारना या कोई हुँ। वो सब करना, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा भाई साहब हीरो पैदा हुए तो हीरो ही मरेंगे। हाँ, तो सही स बात अब है। मुझे पता चला कि वो चीज़ें कर मगर सिनेमा बहुत बड़ा, देखो क्रिकेट एक डिफरेंट गेम है, हुँ, एंटरटेनमेंट डिफरेंट गेम है। हुँ, बाकी स्पोर्ट्स है, देखो आप में स्पोर्ट्स थोड़ा फ़ॉलो करते हैं। आप एक आम इंसान से पूछो जो ओलंपिक में 6 मेडल आए थे, 6 नाम बता दो। वो नाम 3 नहीं बता बता पाएँगे, पाएँगे। लेकिन पिक्चरों की ज़रूर बता देंगे। पिक्चरों की बताएँ, क्रिकेट की बता देंगे, आज आईपीएल का मैच है तो बताएँगे भई ये ये मेरी फ़ेवरेट है या वो हुँ, मेरा फ़ेवरेट है, ये खिलाड़ी ने इतना रन बनाया। हुँ। गलती उनकी भी नहीं है। क्रिकेट भी अगर पहले सरकार के बेड़े में फँस जाता ना हाँ, तो वो भी वहीं जाता था। तो वो भी वही आज बाकी उसकी तरह ही होता। तो समझ रहे हो? हाँ, तो वो तो प्राइवेट उस निकल गया। पलट निकल गया तो थोड़ा बच गया। मगर अभी क्या है कि अभी तो सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। गलती ये इंडिविजुअल उन गेम खिलाड़ियों की भी है, वो अपने सोचते हैं, याद रखना स्पोर्ट्स का भला कभी स्पोर्ट्समैन भी नहीं करेगा। कोई समझदार खिलाड़ी बनेगा, नहीं तो वो क्या सोचते हैं मैं तो बन गया, मैं तो कर गया। समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल। तो जिस दिन मैं कोचिंग में आऊँगा ना जी, ये तुम्हें पता नहीं मगर मैं एक बहुत अच्छा कोच बनूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भई कहाँ से मैं उठ के आया हूँ, क्या है और वो हुँ, मैच्योर वो है। हुँ, एक प्रकाश झा साहब के साथ मैं कुछ कर रहा था, हुँ, तो हमारा हुआ नहीं। तो झा साहब बोले, "संग्राम जी, यार मैं एक आश्रम में एक सीरीज़ बना रहा हूँ। हुँ, यार उन लड़कियों को उस बॉबी को यार थोड़ा रेसलिंग का वो कर दो।" मैंने कहा, "मैं किया तो है नहीं।" बोला, हुँ, "कर दो यार।" तो मैंने उन लड़कियों का वीडियो देखा 30 सेकंड ऐसे चलते हुए। मैंने कहा, "वीडियो दिखाओ कौन है वो?" हुँ, ढाई दिन में सिर्फ़ एक कोच और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ उनको पहलवान बना दिया था। वो 30-30 मिनट कुश्तियाँ लड़ रहे थे। सिर्फ़ क्या किया मैंने उनका देखा कि ये हाथ कौन-सा चल रहा है इनका, पैर कौन-सा चल रहा है, इन्हें घूमना किस साइड से है, वही मैंने मूव लिख दिए, वही कर दिया और उनको वो कर दिया। बॉबी देओल का देखा कि इसको क्या करना है। मैं सिर्फ़ पहुँचा वहाँ फ्लाइट ली और मैंने उन सबको बुलाया, इधर आओ भई। मैंने कहा, "जहाँ साहब भैया बहुत टाइट आदमी मुझे बोला था जो नहीं करे ना उसको रिप्लेस कर देना।" हुँ। बैकअप दिया स रात के 12-12 बजे सर ये देखना ये ट्रेनिंग हो चल गया, रही है। ये हो गया, हाँ, वो हो गया। हाँ। ढाई दिन में मैं तो बहुत मानता हूँ लड़कियों ने जो रेसलिंग की है हुँ, और बॉबी का कम था तो बॉबी को स मैं वो किया मैंने कहा देखो पाजी आपका ये है सिर्फ़ आपको ही करना है। उसने भी 1 मिनट में कैच कर लिया बोले मैंने कहा बचपन में झगड़ा करते थे, जप्पी कैसे पाते थे? हुँ, कैसे तोड़ते थे? हुँ, कैसी चीज़ें करते थे? अच्छा ये बताओ आप बेंच प्रेस मार रहे हो, कैसे मार रहे हो? तो क्या होता है कि उसका फ़र्क होता है। तो ढेर सारे देश के लिए तैयार करेंगे ओलंपिक में ये सब करने वाले। और दूसरा एमएमए, एमएमए मेरी पहले मुझे पता नहीं था कि एमएमए क्या है। मैंने दुबई में कई साल बाद रेसलिंग में वापसी किया। हुँ, 6-7 साल बाद मैच खेला, क्योंकि ये रेसलिंग में बहुत बैड उसमें चल रहा था। कई माता-पिता अपने बच्चों को थोड़ा वो नहीं कर रहे थे, तो किसी ने मुझे बोला, एक बड़े आदमी ने बोला, नाम तो मैं ले नहीं सकता, हुँ, कि संग्राम जी आपको रेसलिंग करना चाहिए। हुँ।
इंस्पायर करोगे और हाँ, मैंने कहा सर मैं ये उम्र कहाँ, बोला देखो आप करोगे, समझदार तो कोई आदमी है नहीं, आप करोगे तो बहुत और रहेगा। वो बहुत तो यहाँ की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, वहाँ की स्पोर्ट्स काउंसिल थी, तो बहुत वो बड़ा हो गया। और जिस बच्चे से हम खेला, देखो बड़ी कितना इंटरेस्ट है। उसका जो कोच था ना, 2007 में उससे मेरा मैच हुआ था। अच्छा, तो वो बच्चा 5-6 साल का था। ओ तेरी! अब मैं उससे मैच खेल रहा हूँ और कोच वही आया हुआ है। अरे बाप रे! तो वो कोच इतना भारी हो गया, कोई चिल्ला रहे हैं, वो हाँ, पाकिस्तानी वैसे ही बदमाश होते हैं। थोड़े वो कर रहे हैं, अरे बुजुर्ग है, पकड़ो इसको, ये सब करो। मैं ऐसे उसकी तरफ हँस रहा हूँ। समझ रहे हो? अब मैं एमएमए किया और मेरे से 19 साल छोटा था, जॉर्जिया में मेरा एमएमए का मैच। हुँ, तो डॉक्टर-वॉक्टर वो सब करते हैं, उन्होंने चेक करे, बोले ये उम्र तो भैया अपना हार्ट रेट चेक करो, अपना बीपी चेक करो, आप पागल तो नहीं? मैंने कहा पागल हो तभी तो आया हुआ हूँ। तो वहाँ पे 5,000 की कैपेसिटी, 4,500 अपने इंडियन डॉक्टर थे, लड़के-लड़कियाँ जो वहाँ पढ़ने गए। 300-400 पाकिस्तानी थे, 100 उनके थे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इस 4-5 साल और खेलूँ। मैं इसको एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं हुँ, इसमें वो नहीं कर रहा कि भई ये हाँ, है, ये जीतना है, वो ये जीतना है, जीतना है, हाँ। वो हारना है, ये सब हो जाता है। उसको मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। देखो, ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है, रिस्क ना लेना। जिस काम से डर लगता है आपको, जो भी काम आपको, जो भी चीज़ आपको चैलेंज करते हुए आपको चेंज करती है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ करूँ। और जब मैं करता हूँ, तो वायरल इसलिए होता है कि आजकल सोशल मीडिया ज़माना है, कि भई जब मैं कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकते ये हैं। तो मैं यही मेरी सोच है कि मैं कितने बच्चों को किस तरीके से प्रेरित कर पाऊँ, किस तरीके से इंस्पायर कर पाऊँ और कैसा वो कर पाऊँ। हाँ, बाकी क्या है कि इन सब बच्चों से बड़ा हूँ, आजकल मैं ढेर सारे बूढ़े बच्चों से मिलता हूँ। जवान तो होते नहीं हैं ये, हुँ, बचपन टू बुढ़ापा। हुँ, क्योंकि ना उनका इतना खाना-पीना, ना हुँ, उतना उनका डिवोशन, फिर आजकल ये एक और आ गया भूत सोशल मीडिया का। मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भैया ईक्यू मजबूत रखो, ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन, तो मैं उसमें बिलीव रखता हूँ। आजकल मैं इसको टाइम देता हूँ सोशल मीडिया को 15 मिनट, मेरे उसे अभी अभी सीखा मैंने कि ये ऐसे-ऐसे चलता हाँ, है। वो बंद हो जाएगा, तो हाँ। उसने वो लड़के ने बताया कि जब से पाकिस्तान बंद किया ना, हमारे 3 लाख फॉलोवर कम हो गए। क्योंकि बोले जी पहले मैं इतने फॉलो करता था और उसने मुझे कल बताया। हाँ, मैंने कहा अच्छा! सीधे पाकिस्तानी थे? बोला जी थे पाकिस्तानी। बोला और भी थे? बोला ये अब ये चल रहा है ना क्लेश, हाँ, तो बिल्कुल। बोला वहाँ पे चल रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया जाने दो उनको, जा रहे हैं तो हाँ, हाँ, ठीक है। बोला कुछ सरकार ने बंद कर दिया, कुछ वैसे जा रहे हैं। और बोला हाँ, कुछ वैसे जब हम डालते हैं देशभक्ति का वो, बोला कुछ कुछ कमेंट करके कमेंट जा रहे हैं। हाँ, अरे मैंने कहा भैया चाहे बेटा अमर हो अकबर अंत नहीं हो, बाप तो राम सिंह ही रहेगा। हाँ। कोई मैं अपने ही हूँ अभी। सही बात है, सही बात है। हमारे में से ही तो निकले हैं। हाँ, सही थोड़े दिन बात में आ है। जाएँगे अपने, क्या फ़र्क हाँ, पड़ेगा? तो जी मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने शरीर का ख़्याल रखते हो ना, तो समझ लो अगर आप नेचर का ख़्याल भी रखते हो, आप देश का ख़्याल भी रखते हो, समाज का ख़्याल भी रखते हो। और सबसे बड़ा दान हेल्थ दान। पहले विद्या दान होता था, कन्यादान होता था। तो अपने आप को फिट रखो, फिट इज़ न्यू रिच। जापानी कंपनी ने हेल्दी बॉडी कीमत निकाली थी, गूगल सर्च करना। 319 करोड़ 99 लाख 89,920 रुपए। तो देखो मैं अब मैं हाँ, कहीं इतने तो कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं भी आता हूँ, एक एक ने मेरे से पूछा, एक पत्रकार ने भी बात बताऊँगा, आप बहुत हँसोगे, पत्रकार था, बड़े अखबार का। बोला संग्राम जी अपने देश का अमीर आदमी कौन है? तो मैंने एक जगना मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि मैं ही हूँ। उसने बोला अरे पहलवान आदमी यार, मैं तो सोच रहा था कि कहीं आपको मुक्का-वुक्का लग गया होगा दिमाग में, अरे यार अंबानी अडानी जानते नहीं इन सबको। हाँ, जानता तो हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं हूँ। उसको 10-15 दिन बाद अटैक आया हार्ट पे। 2-3 महीने एडमिट हो गया, फिर उसने मुझे फ़ोन किया सामने, बोला संग्राम जी यू आर राइट, वही रिच है जो फिट है। तो अपना ख़्याल रखो, अपना वो करो और बच्चों को जितना हो सके उतना उनको वैल्यूज़ दो। ये बुढ़ापे में आपको रोटी दिलाएँगे। मुझे मौका मिलता है ढेर सारा घूमने का। वृद्धाश्रम में तो वो मिलते हैं बच्चे जिनके माता-पिता बाहर हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि माता-पिता को करते हैं, माता-पिता यूज़ करते हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने, फिर बाहर ही रह जाते हैं। वो शेख ही नहीं है कि मेरा बच्चा करोड़ों पैकेज ले रहा है। अगर आपका बच्चा आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, ₹5,000 कमा रहा है, तो उन लाख करोड़ों से कई गुना बहुत सही कीमती है। बात है, बहुत सही बात। तो बिलीव इन यूनाइट रहो। संग्राम जी, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फ़िटनेस में विश्वास रखता हूँ, पर पिछले 4-5 महीने से कुछ ना कुछ करके वर्कआउट की जर्नी खराब हुई हुई है। आपने इतना इंस्पायर कर दिया कि मैं अभी आईपीएल फाइनल छोड़ के वर्कआउट करने के मूड में नहीं, हूँ। आईपीएल फाइनल भी कर लो, फिर कुछ चीज़ करते-करते वर्कआउट कर लो। हाँ, सही बात है। तो यानी क्या है कि बहाना नहीं होना चाहिए, अपना हुँ, शरीर है जी, वर्कआउट हुँ, करो। हुँ, साइकिल चला लो, सीढ़ियाँ हुँ, चढ़ लो, कुछ कर लो, दूसरी चीज़ कर लो, तीसरी चीज़ कर लो। देखो, मैं भी कहीं जाता हूँ, एक बार सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, सैन फ्रांसिस्को, हुँ, फ्लाइट 15 घंटे की थी। हुँ, तो बिज़नेस क्लास में बैठे थे 20-30 कई एक्टर्स, कई और भी बैठे थे। हुँ,
तो शाम का टाइम हुआ, मैं गया उसमें टॉयलेट में खड़ा होके 500 डिप्स मारी मैंने। तो थोड़ा पसीना आया और थोड़ा करके आया, तो बाहर एक्टर्स वो कई कह रहे हैं कि हमारे पास है ना स्टमक की टैबलेट है। दे देना भैया, वो खा लेंगे कोई बात नहीं। तो मैंने कहा इनसे क्या बहस करूँ? अब मेरे मेरे हाँ। उसमें एक एक मैं झोला-सा रखता हूँ, उसमें वो रखते हैं हाथों वाले। हुँ। तो टाइम होता है मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। हाँ, बस कुछ कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, ट्रैवल कर रहे हो, जो ट्रैवल भी कर है। रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो करता हूँ मैं। कहीं पैदल चले गए, नॉर्मली चले गए, वो चले गए। चाहे मैं कितने बजे सोऊँ, जल्दी उठ के वर्कआउट कर लेता हूँ। सारी चीज़ करके वज्रासन में बैठ जाओ 1-2 घंटा आपका हो गया। बाकी चीज़ें कर लो, हो गया। बहाने तो कितने ही बना लो जी। आप करो इसलिए। और आँखों का आपको भूल गया, वो मैं आपको बता दूँगा। हाँ, वो बता दो। आप सबके लिए लास्ट का वही। चंक बता रहा हूँ। जिसकी आँखों पे चश्मे हैं, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, कुछ भी हैं, तो एक बात सुनो भैया, सबसे पहला काम क्या है कि उठते ही पहला सलाइवा यानी पहला थूक अपनी आँखों में डालो, काजल की तरह पानी पीने से पहले, उठते ही। परमात्मा को याद कर लिया फिर डाल दिया। सेकंड थिंग, सोने से पहले ये नाभि में तेल डालो। कोई भी तेल, कोई भी तेल जैसे नारियल डाल लो या नहीं अपने यहाँ पे तो नॉर्थ में तो सरसों का तेल सबसे कमाल है, पता है क्यों? ठीक है। वो गर्मियों में तो गर्म है और सर्दियों में ठंडा सर्दियों है। में बिल्कुल सही। वो एक बूंद डाल लिया आपने। फिर आपको क्या करना है कि ये एक्सरसाइज मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा, वो देख हुँ, सकते हो, ये सारा सब देखना है। हुँ, फिर आँखों खोलना है कि जब सप्ताह में 3 दिन दिया जला लो घी का या तेल का, हुँ, उसको देखो, जब तक वो नहीं आए। ये सारी एक्सरसाइज करनी है। हुँ, और जिस दिन आप घर पे रहते हो, हमारी माँ नहीं होती थी पहले वो सरसों के उस पे पलटा रख के हुँ, लोहे का रख के हुँ। डालते हाँ, तो बिल्कुल। काजल डाल लो अच्छा-अच्छा। हुँ, फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि शीर्षासन बनाओ 30 सेकंड से 1 मिनट तक। अगर शीर्षासन नहीं बना सकते तो हलासन बना लो। हुँ, पीछे मतलब लेट के पैर हुँ, ऊपर। हुँ, ये सब किया आपने। फिर आप जब भी वो करते हो, मान लो आप पढ़ते हो, मान लो आप बाकी चीज़ें करते हो, तो कोशिश करो कि 1-2 मिनट बाद आँखों को बंद कर लो या किसी हरे पेड़ हैं या बाकी चीज़ है, हरियाली को उसको ऐसे देख देखना लो। स्टार्ट कर दो। और दूध जो पीता है उसके लिए तो बहुत कमाल की बात है, दूध नहीं पीता, तो कोशिश करो आप कि 2-4 बादाम भिगो लो, भिगो सकते हो तो। बादाम भिगो के कभी भी खाली पेट केला, दूध, ड्राई फ्रूट और डिब्बे की कोई चीज़ खाली पेट मत खाओ। फ्रूट खाते हो तो उसमें सेब खा सकते हो आप क्योंकि एसिडिटी बनाते हो, डिब्बे वाले तो खतरनाक है। तो भैया ये थोड़ी-सी चीज़ फ़ॉलो कर लो। चश्मा 40 दिन बाद चेक करवा लेना, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट पे 2 आ जाएगा, 90 दिन में चश्मा उतर जाएगा और आपका तो माइनस पॉइंट में आपका तो मतलब चला ही जाएगा 45 दिन के अंदर। एक एक चलिए एक शुरू वीडियो करें कल से एक एक वीडियो प्रियांशु। एक वीडियो बना रखा है, वो देख लेना 2-3 मिनट हाँ, का वीडियो है, हाँ, वो चश्मा उतार देगा। डन है। ये अब शुरू करते हैं और संग्राम जी को 45 डेज़ में अपडेट देंगे। थैंक यू सो मच।